हेलो हेलो हेलो। अपन आ गए हैं वापस से अपने एक बैच को लेकर के, जो कि होगा अपना एलीट बैच। और ये एक बैच बेसिकली क्या करने वाला है ना, अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला है। उन सबको एक क्रैश कोर्स की तरह तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे फटाफट से, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ सारे के सारे सॉल्व करते जाएंगे। अब फ़िलहाल क्या है, क्लास 12 क्लास 10 बोर्ड्स की एग्ज़ाम की तो अलग बात होती है, लेकिन कुछ और एग्ज़ाम्स होते हैं जो 12+ के लिए होते हैं, जैसे कि BSc MSc और एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, IIT JAM, ठीक है। तो ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, और इन सब को रिलेटेड, इन सब से जो क्या बोलते हैं, इन सब के ऊपर जो कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए हालांकि यूट्यूब में, ठीक है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब जैसे कि अगर देखोगे तो 11th 12th को लेकर के, 10th को लेकर के, 9th को लेकर के बहुत सारे कंटेंट अभी तुम लोग को यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर BSc MSc लेवल की बात करते हैं, यानी कि 12+ लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ के अपने ऑप्शन जो है ज़्यादा अभी नहीं है फिलहाल के टाइम पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखा है, लेकिन हो सकता है उनके एक्सप्लेनेशन पे उतना वो नहीं होगा या फिर कुछ होगा, तो इस कारण से अपन भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस बार हम लोग ये ट्राई करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि हम लोग अगर ऐसा केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तुम लोग को एज सच, तो हम लोग पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर करने की कोशिश करेंगे केमिस्ट्री को। यानी कि हर एक टॉपिक जो तुम्हारे यूनिवर्सिटीज़ में, तुम्हारे कॉलेजेस में जो पूछ सकता है ना, वो जो टॉपिक्स जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, उनको हम बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे ताकि तुमको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। हो सकता है तुम्हारे जो क्या बोलते हैं 9th 10th की बेसिक्स थोड़ी सी वीक हो, या हो सकता है तुम्हारी 11th 12th में थोड़ी बेसिक वीक हो, या फिर हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है कि तुम कैच ना कर पाओ बहुत सारी चीज़ों को, कि लिखा क्या है, कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से कवर करने वाले हैं कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से एक बार फंडामेंटल्स को एक और बार करेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप करके करेंगे, क्योंकि अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है आप लोग को बिल्कुल पता हो वो सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपन क्या बोलते हैं बेसिक्स को वापस से टच करते चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट्स हों जिन लोगों को थोड़ा सा इसे समझने में दिक्कत आए अगर अपन बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग क्या बोलते हैं आगे से कर लेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो पहले जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, फिर क्लास 10th में पढ़े थे, फिर 11th में पढ़े थे, फिर 12th में पढ़े थे, तो जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग उसमें बनाई गई थी वैसे ही अपन थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे एक बेसिक से। उसके बाद फिर अपन एडवांस वाले जो भी चीज़ें हैं उनको कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फिलहाल अपन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री अगर देखा जाए, ठीक है, तो केमिस्ट्री की सबसे पहली बात देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे अपन पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि केमिस्ट्री में बेसिकली करते क्या है। तो केमिस्ट्री इट्स नथिंग बट, देखो ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। अगर तुम लोग BSc या कुछ भी लिए हो तो ऑब्वियस ही बात है तुम साइंस स्टूडेंट हो, और साइंस स्टूडेंट हो तो तुम लोग पहले से ही क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स तुम लोग पढ़ रहे होगे। और उसमें जो हम लोग का केमिस्ट्री होता है ना, वो एक क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। उस साइंस के अंदर एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैटर की स्टडी करेंगे कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। और अगर तुम लोग अभी 12+ में हो तो मुझे पता होना चाहिए कि मैटर क्या है ना, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होंगी। नहीं पता होंगी फिर भी अभी आज के लेक्चर में अपन लोग यही कवर करने वाले कि बेसिक क्या है, ठीक है। अब तुम लोगों को अपने कमेंट में जाकर के बताना होगा कि अपन पेसिंग को हाई करें, यानी कि थोड़ा और स्पीड अप करें, है ना, बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें उनको स्किप करते हुए, थोड़ा सा मतलब फटाफट से कवर करते हुए आगे वाले टॉपिक्स को कवर करें, या फिर बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, ठीक है। तो ये सब तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग जैसे बताओगे उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। चलो, तो ये होता है पहले द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद मैटर के प्रॉपर्टीज़ के पढ़ेंगे, मैटर के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैटर के इंटरैक्शन को पढ़ेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं, पर मैटर के इंटरैक्शन को भी पढ़ना है ना। अब मैटर के इंटरैक्शन को ज़्यादातर अपन फिजिक्स में डील करते हैं, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में भी डील करते हैं, जिसमें अपन बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। वहाँ पे अपन लोग मैटर के इंटरैक्शन को किसके साथ, एबायोटिक इसके साथ देखते हैं। मतलब एबायोटिक क्या हुआ, जैसे मैटर है, कोई भी मैटर, उसको जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, वॉल्यूम, तो इन टर्म्स पे जब अपन उसको चेक करेंगे, उनकी इंटरेक्शन देखेंगे कि जब मैं हीट कर रहा हूँ तब क्या हो रहा
है ना। तो जो थर्मोडायनामिक्स हो जाता है, केमिकल काइनेटिक्स हो जाता है, वो सब इसी के पार्ट हो गए ना, कि अपन क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पे अपन जो डील करेंगे ये सब सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, मैटर के इंटरेक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ से क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो पहले मैटर प्रॉपर्टीज़ बात कर लेंगे, मैटर के इंटरेक्शन के बारे में बात कर लेंगे, मतलब बेसिक बात अपन स्टडी कर रहे हैं मैटर को, ठीक है। मैटर को स्टडी कर रहे हैं, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, बस यही सारी चीज़ें होती है भाई। केमिस्ट्री में हम लोग और भी ज़्यादा खास पढ़ने नहीं रहता, ठीक है। आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को इसमें पता नहीं क्यों दिक्कत आती है, ठीक है। और हो सकता है दिक्कत इसलिए आती है कि तुम लोग की बेसिक्स जो है थोड़े से वीक होगी, इसलिए अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इतने ज़्यादा कि बिल्कुल केमिस्ट्री का डेफिनेशन ही बना दिया, ठीक है। चलो, तो बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पे अपन स्टडी ऑफ मैटर करने वाले हैं, उनके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनके इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट से मिटा करके, है ना, सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, तुम लोगों को पता होगा कि मैटर क्या होता है, ठीक है, और नहीं पता होगा तो बिल्कुल अभी हम लोग 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई, अच्छे से, ओके। आखिर ये मैटर है क्या, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोगों को बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी, ठीक है, हो सकता है वीडियो में बहुत सारे डिस्टर्बेंस तुम लोगों से सुनाई दे, बाहर के वॉइस, तो उसके लिए मैंने अभी तक ये सारे लेक्चर्स में बता रखा है, तो इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमारा जो स्टूडियो है जहाँ पे अपन ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली मेन रोड के पास में है, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो उसकी नॉइस तुम लोग को आती रहेगी, ठीक है, बीच बीच में। अभी फ़िलहाल अपन हेल्पलेस हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे ताकि वो नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। तो तुम लोग बताओगे, अपनी फीडबैक दोगे कि ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वीडियो के टाइम पे, बाकी उसको को अपन ठीक करते चलेंगे, ठीक है। और पढ़ाने में भी इनको क्या क्या करना है उसको भी मुझे बताते चलोगे, तो उसके हिसाब से अपन और चेंजेस लाते जाएंगे, ठीक है। चलो, अब मैटर की बात करते हैं, ठीक है। तो मैटर बेसिकली देखो, मैटर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैटर क्या है, तुम्हारे हर तरफ में जो भी सब्सटेंस है वो सारे मैटर होंगे, लेकिन अपन चेक कैसे करें, मतलब हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लाइट है, ये है, तो ये सब मैटर में आता है क्या, तो ऑब्वियस ही बात है वो सब मैटर में नहीं आता, तो यानी कि मैटर में आने के लिए कोई कंडीशन फॉलो अप करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको तो बोलते भैया, ये होता है, इसका अगर डेफिनेशन लिखोगे तो एनी सब्सटेंस, है ना, एनी सब्सटेंस विच हैज़ डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम, बस इतना आसान सा भाई। अगर आपके आसपास जब भी देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अपने को 2 चीज़ें दिखनी चाहिए, क्या क्या दिखनी चाहिए, देखो, पहला तो दिखना चाहिए भाई मास हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का या उस सब्सटेंस का, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, जिस चीज़ को आपको पता करना है कि ये मैटर है कि नहीं है, उसके पास खुद का मास होना चाहिए। अगर उसके पास खुद का मास है और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेर रहा है, ठीक है, ये 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास खुद का मास है, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्त, वो कहलाएगा मैटर, ठीक है। ये वो वाला मैटर नहीं है जो हो जाता है लोगों के साथ, ये वो वाला मैटर है जो केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो मैटर क्या है, एनी सब्सटेंस विच हैज़ अ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, बेसिकली कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास मिलेगा और वॉल्यूम होगा, उसका खुद का मास होगा और उसका वॉल्यूम होगा, वो क्या कहलाएगा दोस्त, मैटर कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से कि मास क्या होता है, ठीक है, पहले तो मुझे ये बता दो, ठीक है। बहुत सारे लोग वही जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझते, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मास क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो चलो फटाफट से, या तो तुम लोग कमेंट करो, ठीक है, या फिर अपने खुद के मन से आंसर निकाल के दो कि मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। 1-2 सेकंड दूँ कि नहीं लगेगा। चलो, अब तक हो सकता है तुम लोगों ने आंसर ले लिया हो और बहुत लोगों को पता हो कि मास क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। अब मास को बेसिकली क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी, बेसिकली, ठीक है। अब मास को जनरली इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है कि किसी भी बॉडी के अंदर में कितना मैटर है, उस चीज़ को उसका मास बोलेंगे,
ठीक है। अब बहुत लोगों का यही कहना है कि मास क्या होता है भाई, मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि हम लोग खुद मैटर को क्या बोल रहे हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर मास हो, ठीक है। और मास क्या होता है, ऐसा कोई भी बॉडी जिसके अंदर मैटर हो। अब डेफिनेशन बुक्स में ऐसी दे रखी है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है, अभी लोगों को समझना है तो ये ऐसा ही दिया रखा है। अब इसलिए हो सकता है कि लोग बोले यार नहीं यार केमिस्ट्री थोड़ी सी अपने को समझ नहीं आती, क्योंकि ये तो अलग अलग ही बातें कर रहे हैं ना। मैटर बोलता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास डेफिनेट मास हो और वॉल्यूम हो, फिर वो मास को डिफाइन करना चाहते हैं तो बोलते हैं किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर है उसी को अपन उसका मास कहते हैं। थोड़ा सा मतलब है, ठीक है, चीज़ों के लग सकता है तुम लोगों के यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको ये तो हो गई तुम्हारी एक डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन बोल सकते हो तुम लोग, है ना, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये किसी एक बॉडी की प्रॉपर्टी है या उसकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, पहली बात तो ये, ठीक है। मास को अगर तुम डिफाइन कर रहे हो कि मैटर कंटेंट इनसाइड अ बॉडी तो वो गलत नहीं है ना, वो पूरी तरीके से सही है। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है देखो कि एक कोई बॉडी है उसके अंदर मैटर होगा। मैटर का मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, देखो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ से बना होगा ना, एलिमेंट से मिलके बना होगा, कंपाउंड से मिलके बना होगा, या फिर किसी न किसी तरीके का कंपोजिशन तो उसके अंदर ऑब्वियसली मिलेगा। एटम से मिलके ही तो बना है कोई भी चीज़। अगर मैटर किस चीज़ से मिलके बना है अपन ये पूछ रहे हैं तो वो मैटर से क्या बोलते हैं, एटम्स से मिलके बना है। और एटम्स का खुद ना कुछ मास होता है, ठीक है। तो ये मास बेसिकली है क्या, यही चीज़ हमारे को समझ नहीं आ रही ना। अगर वो बोल रहा है कि देखो कोई एक बॉडी है उसके अंदर कितना सारा मास भरा होगा, उसी को उसका मास बोल देते हैं। मतलब उसके अंदर कितने एटम्स होंगे उनका जो मास आएगा वही पूरे बॉडी का मास आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए बोल देते हैं कि मैटर कंटेंट इनसाइड द बॉडी इज मास, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है थोड़ा आधा अधूरा सा है। अगर मास को अच्छे तरीके से डिफाइन करना है तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट क्या करेगा भाई। अच्छा तुम लोगों ने ग्रेविटेशन नाम का सुना है, ग्रेविटेशन चैप्टर तो पढ़ा होगा, कभी नाम सुना होगा फिजिक्स में, ठीक है। ग्रेविटेशन में बेसिकली ये बोलते हैं, है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके पास मास है तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास होगा या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ठीक है। अब मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने लोग इस चीज़ को सुनने वाले, और हो सकता है बहुत लोगों ने कैच कर लिया हो कि यहाँ पे एक चीज़ गलत है और बहुत सारे लोगों को ये लगाओ कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता दूँ कि ग्रेविटेशन में रिपल्शन नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। हाँ, तो अगर तुम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ी हुई है बचपन में तो हो सकता है तुम्हारे कंसेप्ट अभी भी वीक है, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट्रिक चार्जेस वाली बात करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। पर जब अपन मास की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा होता है ना, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज हैविंग मास, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग जब किसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि मास क्या होता है तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि एक किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके कारण से ये क्या करने वाला है, दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करने वाला है अपनी तरफ। यहाँ तक क्लियर है क्या बात, हाँ। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मास क्या है, तो मास इज़ नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन सब्सटेंस, ठीक है। तो मास क्या है, इट इज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब उसको बाद में अपन डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ उसके अंदर जो भी चीज़ होंगे उसका कुछ मास होगा, तो मास इज़ नथिंग बट अ प्रॉपर्टी, ठीक है, सब्सटेंस का। और ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण से ये दूसरे चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर इस दुनिया में मैं बोलूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो डेफिनेटली दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जिसके पास मास होगा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ऑब्वियसली अभी अपन ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे तुम लोगों को पता होगा कि कैपिटल जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। मतलब वो सिर्फ हेवनली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाके अप्लाई हो सकता है वो फोर्स, ठीक है। अगर छोटे मोटे ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो वहाँ पे इतना नेग्लिजिबल होता है कि अपने को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ग्रेविटेशन वाली मज़े अलग हैं, ठीक है, तो अपन वहाँ का मज़ा स्पॉइल नहीं करेंगे। तुम लोगों को अगर देखना हो तो ग्रेविटेशन का अगर कोई लेक्चर डला होगा चैनल पे, ठीक है। अभी तो फिलहाल नहीं डला है, ठीक है, अभी तो मैं सब स्टार्ट कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर इन फ्यूचर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि ग्रेविटेशन के चैप्टर्स डले होंगे, तो हो सकता है तुमको अगर पढ़ने का मन हो तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स को खोल करके देख लोगे, तो वहाँ पर और अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है, कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, बट यहाँ पर अगर तुम लोग को लिखना हो तो बेसिकली क्या लिखोगे, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स द अदर क्या बोलते हैं, अदर बॉडी विच इज़ हैविंग मास। यानी कि दूसरी कोई भी क्या बोलते हैं बॉडी को तभी अट्रैक्ट कर पाएगा जब मेरे पास मास होगा।
ठीक है। और ये जो मास है वो क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दो चीज़ मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि चार्ज जो होता है और मास जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या फिर किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। वो उनकी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि अगर प्रॉपर्टीज तो समझते हो ना कि किसी चीज़ की क्या होती है, जैसे कोई वो है खासियत बोल लो, या उस चीज़ की कुछ बोलते हैं, वो जो चीज़ शो कर रहा है वो बोल लो, भाई तुम इंसान हो तो तुम्हारी क्या खासियत है, तुम्हारे पास 2 आँखें हैं, एक मुँह है ना, जो ज़्यादा चलती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, है ना। अब 2-3 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है भाई, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो सही बात। और हम लोग उसी के बेसिस पे यहाँ पे अभी अपन क्या करेंगे, इस मैटर को अभी अपन फ़िलहाल क्लासीफाई करके भी देखेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, अभी देखेंगे 2 मिनट में। पर उससे पहले अपन ये मास को समझ लिए, ठीक है। अब मास को अगर मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँ तो इसका ऐसा यूनिट बता दो यार फटाफट से, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल ऐसा यूनिट ही लिखने वाला हूँ और उसके बाद अपन बाकी सारे यूनिट कन्वर्जन्स और ये सब को भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि वो जब पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री तो बहुत लोगों को दिक्कत आती है यूनिट कन्वर्जन करने पे, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि केजी से ग्राम कन्वर्ट करना नहीं आता। अब तुम लोगों को लग रहा है कि अरे इतना आसान सा चीज़ किसको नहीं आता होगा, ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को नहीं आता एंड एक्चुअल में नहीं आता, है ना। उन लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कि ये कब करना होता है, ये कब करना होता है ना, ऐसे कब हो गया, ये क्या हो गया, ये कौन सा नया सा चीज़ आ गया, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोगों को डाउट आता है, तो इस कारण से अपन ट्राई करेंगे उसको भी कवर करते चले। कवर करना तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। चलो, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और अदर बॉडी हैविंग अ मास, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है इसका किलोग्राम, नाम तो सुना ही होगा, है ना, बोले तो केजी। अब एक और चीज़, ठीक है, बहुत सारे लोग वेट और मास को सेम समझ के चलते हैं, ठीक है। हालांकि 9-10 में पढ़ा दिया जाता है कि बेटा वेट और मास अलग अलग है, लेकिन जब भी अपन लोग केमिस्ट्री में डील करेंगे, ठीक है, हालांकि वो फिजिक्स वालों के लिए अलग अलग है, केमिस्ट्री वालों के लिए फ़िलहाल अभी वेट और मास एक ही चीज़ है ना। मतलब है हम लोग के लिए भी अलग है, ऐसा नहीं है। पर हम लोग जब केमिस्ट्री में डील कर रहे होंगे क्वेश्चंस में या फिर कहीं पर भी, तो वहाँ पर तुम वेट और मास को एक ही चीज़ मान के चलोगे और वहाँ पे ऑब्वियसली हर बार किलोग्राम्स यूज़ करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वेट का जो ऐसा यूनिट आएगा, ठीक है, दैट विल बी न्यूटन, ठीक है। वहाँ पे वो केजी नहीं लिखना है, ठीक है। केजी किसका है, वो मास का है ना। तो किसी की बॉडी के मास की जब बात कर रहे होते हैं तो वो उसका होता है, और वेट का डेफिनेटली न्यूटन होता है, क्योंकि वेट क्या है, एक तरीका का फोर्स है ना। अब फोर्स कैसे है, देखो, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता, स्मॉल g, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। तो जब मैं इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सेलरेशन करूँगा तो वो फोर्स निकल के आएगा, और वो जो फोर्स होता है उसको बेसिकली अपन नाम दे देते हैं वेट, ठीक है। अब वो फिजिक्स वाली चीज़ें हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, उसको फिजिक्स में डील करेंगे। अभी अपन फिलहाल ये समझ लिए कि मैटर क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर की 2 प्रॉपर्टीज़ देख लिए भाई। मैटर अगर है तो उसकी कंडीशन ये है कि उसके पास मास होना चाहिए, उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, सही बात है। फिर अपन मास देख लिया, देखो किसी भी बॉडी के अंदर में क्या मैटर कंटेन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। पर ये बात थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने उसको और अच्छे से डिफाइन कर दिया कि ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। उसका अपन ने ऐसा यूनिट देख लिया जिसको बोल रहे हैं किलोग्राम। यहाँ तक का किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग को कहीं पे अगर कोई डाउट आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, डन। अगर तुम लोगों को कोई डाउट नहीं आ रहा है तो बहुत सही है, और अगर तुम लोगों को डाउट आ रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि यार एक काम करो, नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, ठीक है, लेक्चर के साथ, और साइड में एक जगह पे डाउट्स लिखना चालू कर दो कि हमको यहाँ पे ये डाउट आया था, यहाँ पे ये डाउट आया था। और जैसे ही तुम लोगों को ये क्लास ख़त्म हो जाए, है ना, उसके बाद क्या करो, उसका एक फ़ोटो खींचो और मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी सेंड कर सकते हो। ये सब का डिस्क्रिप्शन तुम लोगों को कहाँ मिलेगा, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब ये सब का लिंक जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना। वो चैनल के बीच में ऐसे अब आता है पॉपअप करके, वो सबको एडिट करने के लिए थोड़ा आलस आता है, और क्या कर रहे हैं डाल करके, ठीक है। तो तुम लोग ढूंढ ही लोगे, होशियार लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं से। तो नाम वाम सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। मेहनत करो थोड़ी सी और वहाँ पे मुझे सेंड करो। तुम लोगों को अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो तुम लोग मुझे वहाँ पे बता सकते हो। अगर ऐसी कोई चीज़ डाउट आ रही है कि तुम लोग को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये वाली चीज़ सर समझ नहीं आई, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को फिर से समझा दो, तो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर दूँ कि हाँ यार ये लोगों को डाउट आया था, तो इस चीज़ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो मास समझ में आ गया, ऐसा यूनिट इसका समझ में आ गया। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं यार फटाफट से। अच्छा, वॉल्यूम को बताओ क्या कहते हैं भाई, वॉल्यूम क्या होता है मतलब, है ना। तो वॉल्यूम का मतलब बेसिकली अगर तुम लोगों को समझना है, ठीक है, तो कोई चीज़ कितना जगह घेर रही है उसको उसका वॉल्यूम बोलेंगे।
फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी चीज़ रख दो, बॉटल रख दो यहाँ पे, है ना, या फिर एक कार देख लो, या फिर कुछ भी चीज़ रख लो, टीवी से लेकर के तुम फ्रिज तक देख लो, सबका एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का बेसिकली क्या मतलब है कि वो कितना जगह घेर रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि बॉटल जो पानी पीने वाला होता है उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, उसका मतलब क्या है, वो 1 लीटर जगह घेर रहा है। अब मैं चाहूँ तो उसके अंदर पानी डाल सकता हूँ, हो सकता है किसी चीज़ के अंदर पानी ना डाल पाऊँ, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें होती है ना यार कि क्या बोलते हैं, पानी डल सकती है, नहीं डल सकती है ना, हर चीज़ के अंदर पानी तो नहीं डाल सकते, पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है तो वो उसका वॉल्यूम होगा। डन, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी उसको क्या डिफाइन करने की ज़रूरत है क्या, है ना। तो भाई कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, ठीक है, उसको उसका वॉल्यूम बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वॉल्यूम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं यार, कोई मुझे बता दे उसका ऐसा यूनिट, है ना। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी देर वेट करें, 1 मिनट 2 मिनट, अरे इतना टाइम नहीं, तुम लोग बता ही डाले होगे, ठीक है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, चलो इसका वैसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। जनरली अपन इसको मीटर क्यूब में लेते हैं। चलो आगे बढ़े, है ना। तो अपने को मास क्लियर है, ठीक है, वॉल्यूम क्लियर है, और अब अपन इसके आगे बढ़ने वाले और नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर कवर करने वाले, ठीक है। अभी अपन देखेंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। मैटर हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा मैं तुम लोगों को ना एग्जांपल दे देता हूँ मैटर के पहले, ठीक है। तो वॉल्यूम का मैं ऐसे खास ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो तुम लोग को हो सकता है बुरा लग जाए। तो यार हो सकता है तुम लोग को ऐसा लगे कि बीच बीच में थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ रही है, ठीक है, वीडियो में। वो इस कारण से है कि कुछ बाहर से नॉइस वॉइस आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए मैं वीडियो को बीच बीच में कभी कभी पॉज कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो अपन ये बोल रहे थे, हाँ, कि हम लोग वॉल्यूम को भी डिफाइन कर देते हैं यार, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा खाली पीली लिख देंगे तो, ठीक है। तो इट इज़ द बेसिकली, है ना, स्पेस occupied by any 3-dimensional object। अब ये 3 डायमेंशनल लिखने का मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुमको बेटा सर्कल का मुझे वॉल्यूम बता दो, ठीक है। मैं बहुत बार पहले क्या होता था, ऑफलाइन क्लासेस भी लिया हुआ है, ठीक है, और जनरली मैंने देखा है 9th के स्टूडेंट लोगों को मैंने ये पूछा कि ये काम कर बेटा सर्कल का वॉल्यूम बता दो, ठीक है, या फिर स्क्वायर का वॉल्यूम बता दो, तो वो लोग उसका भी वॉल्यूम बता देते हैं। अब तुम लोगों को ये लगेगा ऐसे कैसे कर लेते, तो है भाई, ठीक है, सबका अपना अपना टैलेंट होता है। तो वो लोग सर्कल का, स्क्वायर का, सबका क्या बोलते हैं, तुम लोग को वॉल्यूम बता के दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उन लोगों को बाद में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बेटा तुम जिसका वॉल्यूम बता रहे हो वो स्क्वायर का नहीं है, क्यूब का है, ठीक है। हम उन लोगों को डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रही कि स्क्वायर का क्या होता है वॉल्यूम, बोले हाँ भैया यही तो होता है, ठीक है, L क्यूब वही तो है, ठीक। तो खैर देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसलिए बोल रहा हूँ स्पेस ऑक्यूपाइड एनी 3D ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल मतलब उसके कौन कौन से डायमेंशन होंगे भाई, एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 डायरेक्शंस होते हैं अपन अगर मान के चलिए, अगर हमारे लिस्ट में, है ना, 3 एक्सिस होती है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। ये 3 तरीके के एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। समझ में आ रही है। अगर इन 3 एक्सिसों में हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो 3D ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर शेप हो गया। और अगर उस 3D ऑब्जेक्ट ने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो अपन बोलेंगे वो उसका वॉल्यूम है। सही बात है, यहाँ तक समझ में आ गई। अगर बॉटल का शेप की बात करें तो बॉटल एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और उस सिलेंड्रिकल शेप में क्या कर रहा है, वो एक जगह घेर रहा है, और उस जगह के अंदर में तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम एक पानी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो यार, वो उसका वॉल्यूम हो गया ना। उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है, तो वॉल्यूम डिफाइन हो गया। अच्छा इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं अगेन, जो भी मैं लिखा हुआ था, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब, है ना। इसी को दूसरा क्या बोल सकते हो, क्यूबिक मीटर, ठीक है। और इस क्यूबिक मीटर को तुम लिख सकते हो, ठीक है, क्यूबिक मीटर। अच्छा मैं एक और बोलने वाला था, एक्चुअल में ना वर्ड याद नहीं आ रहा था। हाँ मैं ये बोल रहा था, तुम लोगों ने इंजन का नाम सुना है, इंजन जो गाड़ी में लगा होता, अब उसमें तुम लोग सीसी बोलते हो, ठीक है भाई। 420 सीसी का बाइक है, हो सकता है 128 सीसी का बाइक हो। 420 मतलब जो महंगे बाइक आते हैं बहुत सारे, ठीक है। और कुछ होते हैं कि 128 सीसी का बाइक है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग ये बोल रहे होते हैं कि ये इतने इतने सीसी की बाइक है, तो उसका मतलब क्या होता है ना। तो बेसिकली उसका कुछ ऐसा खास मतलब नहीं है कि वो उससे पावर डिफाइन कर रहा है उस समय इंजन का, ठीक है। इंजन की पावर हॉर्स पावर से डिफाइन होती है, ठीक है। जो सीसी लिखा होता है वो बेसिकली उसके कैपेसिटी को बता रहा है कि उसके अंदर कितने पेट्रोल आएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इतने सीसी का वॉल्यूम है, तो उसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और क्यूबिक सेंटीमीटर्स क्या होता है, वॉल्यूम का ही एक ठो यूनिट है।
तो अपन जब यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं कि इतने सीसी की इंजन है, इतने सीसी की इंजन है, तो वो उसका वॉल्यूम बता रहा होता है, ठीक है। अगर मुझे ये कोई पूछ रहा है कि पावर किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो पावर बात हॉर्स पावर में दिखाते हैं ना कि यार इस कार के इंजन की हॉर्स पावर इतनी है, इस कार के हॉर्स की क्या बोलते हैं हॉर्स पावर इतनी है। तुम लोग जैसे फेरारी, लैम्बोर्गिनी ये सब को सुनाओ तो हाई हॉर्स पावर वाली इंजन आती है। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी ऑब्वियस ही बात है वो उतना ज़्यादा कंज्यूम करेगा। किस चीज़ को भाई? पेट्रोल को, ठीक है। तो बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने बता दिया कि देखो वो जो सीसी होता है ना, उससे कोई ऐसे रिलेटेड नहीं है कि पावर डिपेंड करेगा, ठीक है, इंजन का। वो बेसिकली क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि वो वॉल्यूम डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता, बता दिया है ना। नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे इस चीज़ को। चलो, तो मैटर समझ में आ गया। तो मैटर के अंदर अपन दो चीज़ देख लिए भाई, एक होता है मास, एक होता है वॉल्यूम। अगर उसी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर मास है, खुद का मास है, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि उसके पास कुछ वॉल्यूम है, तो अपन उसको किस में कंसिडर करेंगे यार? उसको अपन मैटर में कंसिडर करेंगे, ठीक है। मास देख लिया क्या होता है, वॉल्यूम देख लिया क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं पहले इसका, ठीक है। आई होप ये वाला कलर दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। मैंने बोला कि यार थोड़ा सा तुम लोग को ब्लैक ब्लैक दिख रहा हो, तो एक काम करते हैं अगले अगले कलर से भी यूज़ करना चालू करते हैं, तब तुम लोग को थोड़ा सा और मज़ा आ जाए, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट से, है ना। एग्जाम्पल्स में मैं, अच्छा तुम लोगों को ना एक चीज़ और बताता हूँ मैटर को लेकर के, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। तुम्हारे पास 5 सेंसर्स है, तुमको पता है भाई 5 सेंसर्स होते हैं, स्मेल, टच, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? हियरिंग, और कौन से होते हैं? साइट, है ना। ये सारी चीज़ें होती है, तुम्हारे पास 5 सेंसर्स हैं, ठीक है। अभी जो 5 सेंसर्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है, उन लोगों को जब तुम किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट में अगर 5 सेंसर से फील कर सकते हो तो वो सारे मैटर होंगे। और अगर इन 5 सेंसर से तुम फील नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, तो हो सकता है तुम फिर वो मैटर नहीं है, हो सकता है वो फिर जैसे कि तुमको सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही है, ठीक है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो मैटर नहीं है। तो वो क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में कभी मुड़ के नहीं देखना चाहिए, बस यही बात होती है। अगर तुमको ऐसे आवाज़ें सुनाई दे रही है, ठीक है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ट्राई करो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो, ठीक है, तो वरना फंस जाओगे। चलो, तो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिसमें 5 सेंसर्स हम लोग यूज़ हो रहे हैं, 5 सेंसर्स हम लोगों को रिस्पॉन्ड करके बता रहे हैं कि यार ये देखो ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तुम्हारे सामने जो चीज़ है ना वो एग्जिस्ट कर रही है, उसके पास खुद का मास भी है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है, ठीक है। अब यार इसके इधर कुछ भी एग्जाम्पल ले लो यार, पेंसिल ले सकते हो, ठीक है, तुम पेन ले सकते हो, अरे जनरली कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम्हारे अराउंड में तुम कुछ भी देखो, वो सारे के सारे किस में आएंगे यार? मैटर के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी आ जाएगा ना, हाँ, बुक्स, कॉपीज़, भाई अब जो सामने रहेगी उसकी बात करोगे, है ना, बुक्स, कॉपीज़, है ना, कार, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। एनीथिंग अराउंड यू दैट हैज़ मास एंड हैज़ वॉल्यूम आर कंसिडर्ड टू बी मैटर, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो फिर पूछ लो, और अगर नहीं है तो लेट्स गो, है ना, आगे बात करते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब हम लोग मैटर पढ़ लिया, मैटर क्या होता है। अब मुझे नहीं लगता कि मैटर में किसी को डाउट आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें और एग्जांपल्स नहीं दूंगा फिलहाल, लाइक कि सनलाइट अगर आ रही है तो क्या वो मैटर है या नहीं है, ऐसा कुछ कुछ चीज़ें होती है, ठीक है, तो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, लोगों को लगता है यार ये मैटर है कि नहीं है, कंफर्म है, चलो देखते हैं, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि जो लाइट है ना, वो मैटर में क्यों नहीं आती, मतलब डाउट होता है बच्चे लोग का, ठीक है, कि क्यों नहीं आती मैटर में, क्योंकि वो तो फोटोन से मिलके बने हैं, है ना। तो फोटोन तो भाई मास रख रहा है और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेर रहा है, ठीक है। बट अगर तुम उसको लाइट के फॉर्म में देखोगे, पहली बात बोल रहा हूँ पार्टिकल फॉर्म में नहीं देख रहे, पहली बात तो लाइट की डुअल नेचर होती है ना, वो दो नेचर दिखा रहा होता है, एक पार्टिकल नेचर दिखा रहा होता है, एक वेव नेचर दिखा रहा होता है। खैर उसके बारे में बात नहीं करना अपने को, फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइट की जब अपन बात कर रहे हैं तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि वो कितना वॉल्यूम घेर रहा है मुझे भी बताओ। अगर तुम ये बोल रहे हो, ये क्लेम कर रहे हो कि उसका मास होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नेग्लिजिबल होगा, लेकिन ऑब्वियसली उसका मास होगा, ऐसा तुम क्लेम कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है, अपन थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि फोटॉन्स के पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसका अपन बिल्कुल नेग्लिजिबल मास मान के चलते हैं, उसका कुछ ना कुछ मास है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है बट है, माइनस में ही होगा लेकिन होगा, चलो ठीक है, एक बात तो मान ली। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ कि वॉल्यूम कितना घेर रहा है ना। अब वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है, अब जब दोनों ही चीज़ें नेग्लिजिबल है तो तुम उसको क्या कंसीडर करोगे, तुम उसको मैटर कंसीडर करोगे कि नॉन मैटर कंसीडर करोगे? समझ में आ रही है? जो लाइट होता है ना दोस्त, वो एनर्जी का फॉर्म होता है, मैटर का फॉर्म नहीं होता। हम लोगों का ना यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ से मिलकर बना है। चलो इसके बारे में थोड़ा हल्का सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ओके, और बताओ सही चल रहा है सब चीज़? चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो हमारा जो यूनिवर्स है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है मैटर, एक होता है तुम्हारा एनर्जी। यही दो चीज़ों से मिलकर के पूरा तुम्हारा यूनिवर्स बना हुआ है। अब इससे तीसरी चीज़ कोई होती नहीं है, ठीक है।
बहुत लोग ये बोलेंगे कि यार डार्क मैटर, एंटी मैटर, है ना, ये क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अलग है, वो सारे अलग कंसेप्ट हैं, है ना, पर वो सब भी किसके अंदर आएंगे, फिर वही अगेन मैटर के बारे में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं, है ना। यूनिवर्स की अगर बात कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स की अगर बात कर रहे हो तो ये सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बनी है यार, ठीक है। पहला तो हो गया मैटर, प्लस में तुम्हारा आ जाएगा एनर्जी, है ना। पहला हो गया मैटर, दूसरा हो गया एनर्जी। अब हम लोग इसकी स्टडी कर लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर अच्छे खासे तरीके से, और इसकी स्टडी कर लेंगे हम लोग फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो चीज़ लाई करती है ना, देखा होगा तुम लोगों ने फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल सेम है या फिर बिल्कुल कनेक्टेड है ना। चाहे तुम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लो, बहुत सारी चीज़ें सेम हो रही होती है ना। कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग किसी तरीके से ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग सेल्स कैसे बनाएंगे, है ना, रिएक्शन कर करके अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाएंगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम अच्छे खासे तरीके से कहाँ पे पढ़ लेते हैं भाई, फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, एनर्जी की स्टडी अपन डिटेल में कहाँ पे कर रहे होते हैं, फिजिक्स में ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, और मैटर की स्टडी को एकदम डिटेल में कहाँ पे कर रहे होते हैं, अपन केमिस्ट्री में ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, मैटर और एनर्जी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसको अपन कहाँ पे डील कर लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही बहुत सारी चीज़ों में डील कर लेते हैं। अलग अलग ब्रांचेस आएंगी उनकी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच में हो गया, पर जनरली जो अपन ओवरव्यू में अगर बात कर रहे हैं तो अपन इसकी स्टडी केमिस्ट्री में करेंगे, इसकी स्टडी फिजिक्स में करेंगे, ठीक है। चलो, तो वही मैं बता रहा था तुम लोग को भाई, मास है, ठीक है, मास है, वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो मैटर है। और अगर ये दोनों नहीं है, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो डेफिनेटली किस में आ जाएगा, एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है। तो इर्रेस्पेक्टिव वो चीज़ें, है ना, जिसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा, और अगर नहीं होगा तो वो एनर्जी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक का किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो फटाफट से क्या करो यार, वही जैसे तुम लोग को बताया प्रोसेस अपना डाउट पूछने का, तुम लोग फटाफट से बॉट है ना, हम लोग ऐसे टेलीग्राम में एक बॉट है, ठीक है, MPC डाउट बॉट ऐसे करके रखा हुआ है, तो उसमें तुम लोग जा करके क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। तो जैसे ही तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे मुझ तक पहुंच जाएगा, और मुझ तक पहुंचेगा मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फटाफट से चलो आ जाओ। अब हम लोग देखो ना, एक काम करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन, है ना, ऑफ मैटर। अच्छा, एक चीज़ है ना, अगर किसी को हैंडराइटिंग या किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताते चलना, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ को सॉल्व करते चलूँ। जितना ज़्यादा तुम लोग मुझे ऐसा वो करोगे, रिव्यू देते जाओगे, जितना ज़्यादा मुझे तुम लोग क्या बोलते हैं बताते जाओगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही थी लेक्चर में, है ना, आप उसको थोड़ा सा फिक्स कर दो, तो मैं उसको फिक्स करता चलूँगा, है ना। तो मुझे बताते जाना कहीं पर भी तुम लोग प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। अब मैं दो तरीके से क्लासीफाई करूँगा। मैं बताया ना तुम लोग को कि भाई दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो हम लोग को बाहर से दिख रही है, और एक होती है यार हम लोग के पास, बताओ कौन सी होती है, एक होती है बेटा हम लोग के पास केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। अब फिजिकल मतलब हम लोग को जिस तरीके से बाहर दिख रहा है, बाहर मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, अब मुझे यहाँ से कुछ भी चीज़ दिख रहा है तो मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहा हूँ। जब मैं उसको तोड़ करके उसके अंदर घुस करके उसकी स्टडी करूँगा तब मुझे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगे ना। मुझे उसके रिएक्शन कैसे करता है, किस तरीके का सब्सटेंस है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, ऐसे सब चीज़ों की बात करूँगा तो वो किस में आ जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली क्या आने वाला है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरीके से दिख रहा है ना, यानी कि वो सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, गैस दिख रहा है, ये सारी किस में आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गई, तो अपन उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। और अभी मैंने बता भी दिया, ठीक है, कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। चलो, तो इसको इरेज करूँ क्या, अच्छे से लिखूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पूरा एक ऐसा फ्लो चार्ट बना करके अपन लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन पूरा चार्ट वार्ट बना लेंगे आखिरी में, ठीक है। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, आई होप सो दिख रहा होगा तुम लोग, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि मैं बताया, फिजिकल क्लासिफिकेशन की जब अपन बात करेंगे, है ना, तो मैटर को मैं 3 चीज़ में डिवाइड करूँगा, ठीक है। 3 या उससे ज़्यादा मैं भी डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि 3 से 3 ही क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर होंगे, ठीक है। जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन करूँगा तो मैं वहाँ पे क्या डील करूँगा यार, है ना, मैं वहाँ पे डील करूँगा स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, अब तुम लोगों को एक अच्छा वाला कंसेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत लोग क्या होता है मिस आउट कर देते हैं। मतलब देखो, अगर तुम लोगों को ये प्री प्राइमरी स्कूल्स में पढ़े, प्री प्राइमरी में बोलते हैं कि मतलब तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े हो, ठीक है,
हाँ, तो हाई स्कूल में जब तुम लोग पढ़े होगे तो बेसिकली तुम लोग को ये नहीं बताया कि हम लोग किसी चीज़ का स्टेट कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेट को डिफाइन करने के लिए स्टेट वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। अब स्टेट वेरिएबल्स कैसे होते हैं भाई, जैसे कि अगर मैं तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँ तो वहाँ पे तुम लोग को बताया होगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स करके कुछ चीज़ें होती हैं। आई होप से तुम लोग को पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो यार जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग वहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर की डिफाइन करेंगे, और किसी मैटर के स्टेट को डिफाइन करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बोल देता हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, स्टेट वेरिएबल्स। अब देखो हम लोग को जनरली 3 से 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, है ना। अच्छा, मैं जैसे कि तुमको बोल रहा हूँ कि ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, सही बात है, थोड़ा सा फिजिक्स कनेक्ट की चलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है, ये भी एक होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होगा वो 2 स्टेट में हो सकता है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो उस चीज़ को तुम किस तरीके से डिफाइन करोगे, किस बेसिस पे तुम ये बताओगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, वो अभी इस वक्त रेस्ट पे है और इस वक्त ये जो है वो मोशन कर रहा है। भाई किस तरीके से बताओगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो तुमको मैं ये पूछूं कि यार एक काम करो, कोई भी चीज़ मुझे ये बता दो। फिजिक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार केमिस्ट्री में हम लोग भाई थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब केमिस्ट्री में हम लोग सारी चीज़ें डील करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की बात कर रहे हैं खाली। ठीक है, केमिस्ट्री वाले लेक्चर में ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में जब हम बात करते हैं कि यार ये चीज़ अभी रेस्ट में है और ये चीज़ अभी मूव कर रही है, तो हम लोग उस चीज़ को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ज़रा सोच के देखो। तो तुम उसको सोचने के लिए, है ना, तुम क्या पूछोगे, भैया ये बता दो कि क्या टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है ना। टाइम और पोजीशन, मैं 2 चीज़ ले रहा हूँ। टाइम एक वेरिएबल हो गया और एक मेरा दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, पोजीशन हो गया। अब इन 2 वेरिएबल्स के बेसिस पे, ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि कोई भी चीज़ मेरा रेस्ट पे है या स्टेट ऑफ मोशन पे है। सही बात है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ के स्टेट को डिफाइन करना है मुझे, किसी भी चीज़ के, अगर मुझे मैटर के स्टेट को डिफाइन करना है, मुझे क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को डिफाइन करना, ठीक है, कि वो किस चीज़ में है, कैसा है, क्या है, कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए स्टेट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर तुम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करोगे तो थर्मोडायनामिकल स्टेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे एडियाबेटिक स्टेट हो गया, है ना, आइसोबारिक स्टेट हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं भाई, वेरिएबल्स को समझते चल रहे हैं कि क्या चीज़ होगा, है ना, इस वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, और उस बेसिस पे अपन लोग क्या करेंगे, उसका स्टेट डिफाइन करेंगे। सही बात है, समझ में आ रही है, कैचअप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा हाई तो नहीं हो गया या ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो गया, ठीक है, तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, पहले बात तो मेरे को देखो, हो सकता है कि ऐसा लगे कि तुम लोग को भैया हर एक चीज़ को लेकर पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को ना ये श्योर नहीं होता कि अभी तुम लोगों को क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ नहीं पता। ठीक, तो मैं पहले तुम लोगों को कांस्टेंट वेरिएबल समझा देता हूँ, है ना, कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। मालूम चले यही नहीं पता तुम लोग को। कुछ महान ऐसे होते हैं, है ना, जिनके सामने कोई भी शब्द रख दो, है ना, वो ये पूछेंगे अरे ये क्या होता है। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ऐसे तुम लोगों को पता चले। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक तुम्हारे पास जार है, जार समझते हो, हाँ, कंटेनर, जो भी बोलते हो, डब्बा। ठीक है, तुम्हारे पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर मैं बोल रहा हूँ इस वक्त 5 कुकीज़ हैं। क्या बोला मैंने कि उसके अंदर क्या है, 5 कुकीज़ है ना, कुकीज़ बोले तो बिस्किट विस्किट रखा हुआ है। चलो, तो उसके अंदर 5 कुकीज़ है बेसिकली। तो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे डिफाइन करके बता दिया कि देखो जार की जो वैल्यू है इस वक्त वो 5 है, मतलब जार के अंदर जो भी चीज़ें रखी हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो वो क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। मैंने तुम लोगों को बता दिया कि इस जार के अंदर इस वक्त 5 बिस्किट है। ठीक है, तो या फिर इसका दूसरा एग्जांपल ले लो, एक है जो पैकेट आती है ना, पैकेट बिस्किट की, तुम खरीद के लाए मार्केट से, हो सकता है 10-5 रुपए का। ठीक है, मम्मी से पैसा मिल गया तुम लोग को किसी तरीके से, या फिर तुमने ब्लैकमेल करके पैसा निकाल लिया, या जो भी करके पैसा निकाल लिया हो। ठीक है, तो मम्मी से जैसे ही पैसा मिला तुम दुकान भग गए, और दुकान भग के जाकर ये एक मस्त सी बिस्किट लेके आ गए। अभी जो बिस्किट लेकर के आए हो, इसके अंदर अभी जब तक पैकेट नहीं खुला है, इसके अंदर मुझे बताओ कितने वैल्यू ऑफ बिस्किट्स मिलेंगी। तो सबके सब मुझे बता पाइए, अगर तुम लोगों ने पैकेट में कभी काउंट किया हो बिस्किट को, किसी में 6 होता है, किसी में 7 होता है। ठीक है, वो अलग बात है। मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर बिस्किट बना रहा है, और उस पर्टिकुलर बिस्किट को जब अपन पैकेट खरीद के लेके आ रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे हमेशा कितनी वैल्यू मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अगर 6 बिस्किट मिलती है तो हमेशा 6 बिस्किट ही मिलेंगी। तो वो हो गया एक कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, द वैल्यू दैट विल नेवर चेंज। ठीक है भाई, ये चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसे चीज़ को अपन क्या बोलेंगे यार, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ की वैल्यू डिफाइन कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैं बोल दिया a = 3 है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने दे दिया है कि ये इसका 3 है, इसका ये 4 है, इसका ये 5 है, तो वो कौन सी होगी बेटा, वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई।
ठीक है। अब मैं बात करूँ वेरिएबल वैल्यू की, तो वेरिएबल वैल्यू ऐसे वैल्यूज़ होते हैं द वैल्यू, है ना, दैट विल चेंज। मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो अब बिस्किट तो तुम खरीद के लाए, ठीक है, अब बिस्किट का पैकेट खुल गया, हो सकता है तुमने अभी 1-2 बिस्किट खाई हो, ठीक है, और रख दिया हो पैकेट को कहीं पर, ठीक है, कहीं पर भी मतलब रख दिया हो, और तुम्हारा कोई छोटा क्या बोलते हैं भाई बहन हो, ठीक है, अब उसने पता चल गया अच्छा बिस्किट आई है घर पे, तो वो क्या करेगा ज़रा बताना, उसको शांति से कांस्टेंट वैल्यू रहने देगा या उसको कभी भी चेंज कर सकता है। अब ऑब्वियसली तुम सोच रहे हो कि मैं 4 बिस्किट बचा के रखा हूँ, जब जा करके देखोगे तो पता चला कि पूरा बिस्किट खाली हो गया, तो वैल्यू चेंज होगी ना, वहाँ पे वैल्यू अपने को कंफर्म नहीं है कि कितनी मिलने वाली है, जब हम लोग वापस से उस पैकेट को चेक करेंगे तो वहाँ पे उस चीज़ का वैल्यू क्या हो गया, वहाँ पे चेंज हो गया। और अगर वैल्यू चेंज हो गई मतलब क्या हो गया, वो वेरिएबल हो गया, है ना। तो अगर मैं कोई भी ऐसा चीज़ लिख रहा हूँ, है ना, कि जिसमें इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, इसका मतलब उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना भाई, उसकी वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की है, उसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, कुछ भी हो सकती है। तो अगर जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ तो x y, है ना, z, है ना, ये किसी चीज़ की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो ये x y z बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये बता रहे मुझे वेरिएबल कंडीशन, यानी कि कभी भी उसकी चेंज हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स जिसकी ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, ठीक है, और जिस तरीके से उसकी वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वहाँ पे वो चीज़ किस स्टेट में फॉर्म कर रही होगी, ठीक है। डन, आई गेस यहाँ तक तुम लोग बात समझ में आई होगी, कैचअप कर रहे होगे। चलो तो स्टेट वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे फटाफट से बता कर लेते हैं। पहले तुम्हारा आएगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एक तरीके का स्टेट वेरिएबल हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, हर जगह आएगा, है ना। किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे यार, कैपिटल टी से स्मॉल टी से, ठीक है, हालांकि अपन ज़्यादातर स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। पर अब क्या होता है ना, देखो एक होता है टाइम, ठीक है, और एक होता है टेम्परेचर, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में टी आ जाता है, ठीक है। तो कहीं पे आप टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे, हो सकता है कहीं पे आप स्मॉल टी से करो, ठीक है। जनरली हम लोग क्या होता है कैपिटल टी का यूज़ करेंगे, ठीक है, जनरली हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, कैपिटल टी का। स्मॉल टी का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं टाइम में, ठीक है। बट अगैन वही बात है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको किस तरीके से डिफाइन करना चाहो, है ना। मैं तो चलूँगा a = टाइम, तो वो भी टाइम कहलाएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल है ना यार, वेरिएबल हो तो कुछ भी डाल सकते हो। मैं वहाँ पे सिर्फ टाइम बताना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किस चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ टाइम की तरह। तो ये वेरिएबल डिफाइन करने के लिए होता है, हम लोग जनरली इसको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि अपने को समझ में आ जाए कि यहाँ पे तुमने क्या बोलते हैं स्मॉल टी से अपन ने टाइम को रिप्रेजेंट किया, कैपिटल टी से अपन टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, कैपिटल टी रहने देते हैं, ठीक है। चलो तो एक स्टेट वेरिएबल क्या हो गया मेरा, है ना, टेम्परेचर हो गया। दूसरा स्टेट वेरिएबल मैं बोल सकता हूँ प्रेशर, ठीक है, जिसको कैपिटल पी से दिखाते हैं। तीसरा स्टेट वेरिएबल अगर तुम बात कर लो तो वो हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, कैपिटल वी से बात कर लो। चौथे स्टेट वेरिएबल की बात कर लो तो वो हो जाएगा मास, ठीक है। अब बेसिकली वही, मुझे अगर किसी का भी स्टेट डिफाइन करना है, ठीक है, तो मैं 2 चीज़ को पकड़ लूँगा, किसी भी 2 चीज़ को, और उसके बेसिस में मैं डिफाइन कर दूँगा कि इस चीज़ का स्टेट क्या है। अच्छा, मैं जब लिख रहा हूँ, है ना, तो ये सिर्फ 4 स्टेट्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ स्टेट वेरिएबल्स और हो सकते हैं, बट ये 4 जो हैं वो कॉमन स्टेट वेरिएबल्स हैं। कॉमन बोल सकते हो, मतलब इस चीज़ से जनरली हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर देंगे, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, इन चीज़ों को यूज़ करके अपन क्या करेंगे, फटाफट से एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ अभी है, ठीक है। तो मुझे अगर किसी चीज़ का फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बोल रहे हैं, ठीक है, मैटर कौन से स्टेट में है, तो उसका फिजिकल स्टेट कौन सा है ना, ये तो वो सॉलिड में होगा, ये लिक्विड में होगा, वो गैस में होगा। तो मुझे इसको बताने के लिए ये चारों में से, है ना, चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ का क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊँगा। अब देखो टेम्परेचर और प्रेशर का मैं जब यूज़ करूँगा, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे कौन सा चीज़ लॉजिकल होगा, ज़रा तुम सोच के बताओ, ठीक है। एक होता है टेम्परेचर, सही है, एक होता है प्रेशर, सही है। अब ये दोनों को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, टीवी को, तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी है, मतलब जनरली करने के लिए तो इनसे भी कर सकते हो, ठीक है, करने से इन लोग भी कर सकते हो, लेकिन जब अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं तुम लोगों को बता दूँ, है ना, कि अभी इन लोगों का यूज़ ना करते हुए, है ना, हम लोग इन लोगों का यूज़ करेंगे, इन लोगों का यूज़ ना करते हुए हम लोग अभी वॉल्यूम और मास का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपन तो स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन करना है, तो अपन किसके बेसिस पे करेंगे यार, एक हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे कर लेंगे और एक मास के बेस पे कर लेंगे, ठीक है। अब अपन डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, क्या होगा फटाफट से, चलो, हाँ समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास सबसे पहली बात कितने सारे के स्टेट्स होंगे, तो यार हमारे पास फ़िलहाल 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने बता रखा है 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, पर अपन अभी फ़िलहाल 3 पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले जितने भी चीज़ें अपन उसको आगे पढ़ेंगे।
है ना। फिर भी मैं तुम लोगों को ऐसा एक दिखाने के लिए, ठीक है, मैं बता दूँ। पहला तो तुम पढ़ोगे भाई सॉलिड, ठीक है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड। दूसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा लिक्विड, और जो तीसरा पढ़ने वाले हैं वो होगा अपना गैस, है ना। बोले तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सही है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा, ठीक है, दो चीज़ और तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। दो स्टेट ऑफ मैटर और होते हैं जिसके बारे में बेसिकली बात करते हैं, वो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, है ना। थोड़ा सा, हाँ, क्या बोला, वापस से फुल फॉर्म लिख देते हैं, है ना, वरना तुम BC वाले कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। हाँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बेसिकली देखो, है ना, जैसे तुम लोगों को देखना हो तो बोस हमारे इंडिया के थे, आइंस्टाइन जो थे वो दूसरे कंट्री के थे, पर ये दोनों ही साइंटिस्ट लोगों ने एक नए स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया। बेसिकली उन लोगों ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे, यानी कि जब टेम्परेचर टेंड्स टू 0 होने लगता है ना। अच्छा, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट पता है ना, आई होप सो तुम लोगों को बताओ। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों ने डिग्री सेल्सियस बोला हो सकता है बहुत लोगों ने डिग्री फ़ारेनहाइट बोला हो, तो होशियार हो, ठीक है। टेम्परेचर का जो क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन, ठीक। और हम लोग जब ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई चीज़, है ना, टेंड्स टू 0 जाने की कोशिश करती है, क्योंकि देखो अगर ऐसे डिग्री सेल्सियस की बात करोगे तो उसमें तो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए अपन ने केल्विन में बनाया। केल्विन में बेसिकली क्या होता है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहती है, 0 मतलब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। तो बेसिकली उन लोगों ने ये डिस्कवर किया कि जब टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन जा रही है, बहुत नीचे चली गई है, तब वहाँ पर पे ऐसी चीज़ें जो होती है जैसे कि हीलियम गैस, ठीक है। तो हीलियम गैस भी वहाँ पर किस फॉर्म में चला गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, और उसके बाद वो किस फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं बहुत टेम्परेचर नीचे कर रहा हूँ तो एक अल्टीमेट स्टेज आ रहा है जहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं गैसेस या फिर जो चीज़ें होती हैं वो भी जा करके कंडेंसेट बना देती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल आउटरेस में टॉपिक है, कवर करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। हम लोगों को तो कवर करना ही है, हम लोग BSc के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग BSc के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। BSc MSc IIT जैम के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तो अपने को पता ही होना चाहिए, ठीक है। और अपन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, है ना। हो सकता है कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं क्या होल्ड बैक नहीं करूँगा, हाँ। क्या होता है हम लोगों को ऐसा होता है 9th को पढ़ाओ, 10th को पढ़ाओ, 11th को पढ़ाओ, 12th को पढ़ाओ, तो हर बार अपने को कभी कभी होल्ड बैक करना पड़ता है कि यार ये टॉपिक्स तुम लोग आगे सीनियर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हम लोग ऑब्वियसली सीनियर क्लासेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, यानी कि 12+ क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी एक्सप्लेन करेंगे, प्लाज्मा स्टेट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पर अभी नहीं करेंगे, अभी मतलब पहले बेसिक चीज़ें समझ रहे थे, तो बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद फट से इसको समझेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के बाद, ठीक है, मैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद प्लाज्मा को एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर एक सेपरेट अलग से जो लेक्चर चलेगा उसमें बताएंगे। चलिए, दूसरा होता है यार प्लाज्मा, ठीक है। अब नाम से याद रखना, फिलहाल के लिए तुम लोग इस चीज़ को याद रखोगे कि जो BEC है वो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे बनेगा और प्लाज्मा स्टेट है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनेगा, ठीक है। तुम लोग को ये बात क्लियर है कि BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट है वो कब बनेगा, बहुत कम टेम्परेचर पे बनेगा, और जो प्लाज्मा है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनेगा। डन। प्लाज्मा एक स्टेट होती है, तुम लोगों ने देखा हो, है ना, कि ऐसे बॉल है, प्लाज्मा बॉल। तुम लोग अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे प्लाज्मा बॉल तो तुम लोग देखने को मिलेगा ऐसा मस्त सा, ऐसे मज़ा आ जाता है, ऐसे टच करोगे तो वहाँ पे ऐसे करंट वरेंट ऊपर निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसी नई चीज़ें जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो यार, साइंस के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि इन लोगों को मुझे जब डिफाइन करना होगा, अच्छा मैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंसेस लिखने के लिए तुम भर के डिफरेंस लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस अभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सॉलिड कैसा होता है ना, सॉलिड तुम लोगों ने देखा हो एक ऐसा, अगर मैं बॉक्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, है ना। अब बॉक्स क्या होता है, अरे यार बहुत बार बॉक्स कुछ नहीं है, अपन ने जूम करके ना उसके अंदर के पार्टिकल्स को स्टडी किया है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है, 2-3 में ख़त्म कर देते हैं। चलो, ये बन गया, वेल डन। तो ये जो है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है ना। तो इसका मास और वॉल्यूम जो होगा वो बिल्कुल डेफिनेट होगा, ठीक है। यानी कि, है ना, अपन जैसे बोल रहे थे, है ना, एक सेकंड यार, अभी ये क्या हो गया, हाँ, अच्छा ये ऐसा हो गया, ढक्कन ऊपर नीचे, सॉरी, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका देखो,
इसकी जब मास की बात करूँगा मैं, ये कलर दिख रहा है क्या, है ना, मास दिख रहा है, ठीक है, और इसका क्या दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बता सकता कि भैया ये होता है ये नहीं होता, है ना, अगर ऐसा होता तो ये मैटर ही नहीं कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मास और वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसा है, फिक्स्ड है, दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक बार चेक कर लें। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यार, है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, वॉल्यूम वाली चीज़ें नहीं दिख रही है तो हो सकता है तुम लोग थोड़ा सा दिक्कत है, बीच में लाइट वाला आ जा रहा है, ठीक है, बाकी चेक कर लेना, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आई होप सो तुम लोग को दिख जाए। चलो ओके, चलो हाँ मैं यहाँ बोल रहा हूँ मास अगर, अच्छा इसको अच्छे से लिख, साइड कर लेते थोड़ा, यहाँ से लिखता हूँ भाई, मास कैसा होगा, वॉल्यूम कैसा होगा, ठीक है, ये सब डॉट डॉट, है ना। मास जो होगा वो होगा तुम्हारा फिक्स्ड, वॉल्यूम जो होगा वो भी होगा फिक्स्ड, तो हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या कहला जाएगा बेटा, सॉलिड, है ना। वेरिएबल देखो, मास ले लिया एक तरफ और एक तरफ वो ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, एक चीज़ फिक्स है दूसरी चीज़ फिक्स है, दोनों फिक्स है तो अपना क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सही है। चलो यहाँ तक क्लियर है, डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, है ना। मास बोलोगे या शेप बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से डेफिनेट शेप होना चाहिए, ठीक है। मास तो हर सब में अपना फिक्स ही रहेगा, मास वेरिएबल नहीं होगा। एक काम करते हैं यहाँ पे ना शेप लिख लेते हैं एक और, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे शेप डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो मास फिक्स रहता है, हाँ सब में मास फिक्स रहेगा। मास तो देखो कैसे चेंज नहीं होगा, अगर मैं 1 किलो ले रहा हूँ किसी भी चीज़ को तो ऑब्वियस सी बात है सब में 1 ही किलो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिक्स रहेगा, यहाँ पे भी फिक्स रहेगा, तो इस चीज़ को हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम की बात करते हैं, यहाँ पे फिक्स रहेगा, है ना, यहाँ पे भी फिक्स रहेगा, वॉल्यूम भी फिक्स ही रहता है सब जगह। सॉरी बीच में फिर वही डिस्टर्बेंस बताया ना थोड़ा सा, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ तो यार मैं बोल रहा था मास तो देखो यार तीनों में फिक्स होता है, ठीक है, तो सबका मास फिक्स्ड है। वॉल्यूम फिक्स है क्या, अच्छा वॉल्यूम की चेक करते हैं, ये इसका फिक्स्ड होता है, इसका फिक्स्ड होता है। जब मैं गैस की बात करता हूँ तो इसका फिक्स नहीं होता, ये बात। अच्छा ये प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं होता, भाई वॉल्यूम होता है, ऑब्वियस ही बात कि गैस का वॉल्यूम होता है, पर फिक्स्ड नहीं होता। मैं काम करता हूँ फिक्स नहीं होता, लिख लो यार, नॉट फिक्स्ड ऐसे लिख लेते हैं। मतलब जब मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो उसके पास पहली बात तो क्या है, मास तो है ये, ठीक है, मास की बात ही नहीं करेंगे अपन, वॉल्यूम की बात करते हैं और अपन शेप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। दो कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, तुम लोग कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। मैं बेसिकली शेप की बात करने वाला था, है ना, वेरिएबल गलत चूज़ हो गया था। चलो शेप की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो गया भाई, तीनों में फिक्स हो गया, सॉरी इसमें फिक्स हो गया, इसमें फिक्स हो गया, इसमें नॉट फिक्स्ड होता, ठीक है। और जब शेप की बात करते हैं तो पहले वाले में फिक्स है और उसके बाद वाले में इसमें भैया नॉट फिक्स्ड है, ठीक है, और इस वाले में भी अगेन नॉट फिक्स्ड है। यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ, है ना, दो वेरिएबल्स को लेकर के जिससे मैं डिफाइन करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे शेप और वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूँ। तो सॉलिड क्या होगा, जिसका डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। डेफिनेट शेप मतलब उसका अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर होगा, है ना, मतलब स्फेरिकल है तो स्फेरिकल होगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं क्यूबिकल है तो क्यूबिकल होगा उसका, है ना, जो भी शेप होगा, जिस तरीके का भी शेप होगा। तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। लिक्विड जो होता है, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स अगर बनाओगे, है ना, तो थोड़ा गैप गैप में दिखाओगे, है ना, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, इस तरीके से गैप गैप दिखा रहे हैं हल्का सा, ठीक है, ये हो गया गैप गैप। और अगर गैस की बात करोगे तो बिल्कुल दूर दूर, ठीक है, तो इस तरीके से बनाओगे। तो पहली बात तो ये हो गया भैया, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड है ना। शेप जो है इसका फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता, इसका फिक्स नहीं होता। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड, है ना, डेफिनेट वॉल्यूम बट डेफिनेट शेप नहीं है। पानी को कहीं पे भी डालो उसका शेप चेंज हो जाएगा, पर वॉल्यूम फिक्स होगा ना। 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी ही रहेगा, है ना, तो उसमें वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे जब गैस की बात करते हैं, ठीक है, तो ना ही इसका शेप फिक्स है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है। यानी कि जिस कंटेनर में डालूंगा, जिस जगह पे डालूंगा, उस जगह का पूरा वॉल्यूम घेर लेगा, है ना। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पास अभी 1 लीटर गैस है, इसको तुम एक काम करो 50 लीटर वाले जगह में डाल दो, वो पूरा 50 लीटर घेर लेगा। यानी कि वहाँ पे उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 50 लीटर हो जाएगी। अब ये क्यों बता रहा हूँ, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये सब चीज़ को स्किप करते हैं, मतलब बेसिक ही तो है। क्या होगा अगर तुम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़े होगे, चैप्टर के नाम्स होते हैं, ठीक है, अभी भी पढ़ेंगे, अपन भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे बहुत सारे अपन को गैस के साथ डील करना पड़ेगा,
ठीक है। उस गैस के साथ जब अपन डील करेंगे, गैस की स्टडी करेंगे, गैसियस स्टेट होता है, ठीक है, तुम लोग पढ़े होगे हाई स्कूल्स में, ठीक है, सीनियर हाई स्कूल्स में, सेकेंडरी हाई स्कूल में कि 11th-12th में कि गैसियस स्टेट होता है। गैसियस स्टेट को अपन टेम्परेचर के साथ डिफरेंट करेंगे तब क्या होगा, है ना, इसके साथ डिफरेंट करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर को मैंने यहाँ पे बेसिक्स में डिफाइन किया है ना, बाद में जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे इनके बारे में, हर एक चीज़ को कंसिडर करेंगे। और जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे होंगे तो मैंने बताया कि अपन प्लाज्मा को भी, है ना, और क्या बोलते हैं बहुत से आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इनके लिए भी प्योर चैप्टर है ना, प्योर यूनिट है, सॉलिड स्टेट है ना, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। तो इन लोगों को तो जब चैप्टर आएगा तब पढ़ लेंगे और इन दोनों को भी डील कर लेंगे, ठीक है, बेसिक्स के क्लासेस में डील कर लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है जो भी आने वाला क्लास उसमें करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स है यार, शेप इसमें फिक्स है, इसमें फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स नहीं है। बाकी सारे डिफरेंसेस जैसे हैं, है ना, कौन कौन से हो सकते हैं, तुम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं अट्रैक्शन की बात कर सकते हो, उनके बीच के स्पेसेस की बात कर सकते हो। तो ये सब अभी फिलहाल सेकेंडरी चीज़ें, ठीक है। मैं अभी इन लोगों पर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि देखो यार तुम लोगों को पता ही होता है, इसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये सब जब आगे आती जाएंगी चीज़ें तो वहाँ पे अपन डिफाइन करते जाएंगे। फिलहाल मुझे क्या बोलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस डिफाइन करना था, तो मैंने 2 स्टेट वेरिएबल का यूज़ किया, है ना, उसके बेसिस पे मैंने क्या बोलते हैं उसका स्टेट डिफाइन कर दिया, किसी भी मैटर का स्टेट मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी को लेकर के आगे चलते हैं, ठीक है। आज अपन सही में बता रहा हूँ, ठीक है, सही में मतलब क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग का जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक्स है आज, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगेगा ये सारी चीज़ें तुमको पता होती है, बहुत सारे लोगों को लगेगा हाँ ये ठीक है जो भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मेरे ऊपर भरोसा रखोगे, है ना, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो मुझ पर भरोसा रखो, हर एक टॉपिक, हर एक चीज़, हर एक डाउट तुम लोगों का क्या बोलते हैं आने से पहले मैं कवर कर दूँगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ना, एक्सपीरियंस है कि ऑलरेडी इस चीज़ का कि कहाँ पे तुम लोगों को डाउट आता है, कहाँ पे नहीं आता, है ना। तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, है ना, उससे पहले तुम टेंशन मत लो, है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि आज हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन तक ही रखेंगे जो लेक्चर है ना। अभी अपन ने फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, अभी अपन केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन के बाद आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताते चलना कि या तुम लोग को मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है ना, और अगर नहीं आ रही होगी तो भी बताना, ठीक है, उसको भी डील करेंगे। अच्छा बेसिकली क्या है, थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है अभी लंबा हो रहा हो, है ना, तो आदत डालो, है ना, कि अब सीनियर क्लासेस के हिसाब से पढ़ने वाले, तो हम लोग को एक दिन में ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। हालांकि अपन बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आज कवर नहीं कर पाए हैं, हम लोग बहुत थोड़ा सा ही टॉपिक करे हुए हैं, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंस ये वीडियो है ना, हो सकता है कि मैं थोड़ी देर में और किसको कंटिन्यू करूँ लेक्चर को, क्योंकि यार देखो अपने को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने थे, ठीक है। और अभी हमने सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन कवर किया, तो अभी और टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग थक गए हो तो बता दो, हो सकता है बीच बीच में रेस्ट ले लो, ठीक है। हालांकि वीडियो देख ही रहे हो तो तुम लोग तो रेस्ट ले ही लोगे, सही है। चलो अब देखो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने डिफाइन कर दिया। देखो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में तुम्हारा क्या आ गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा हमने 2 अलग अलग पढ़े हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक हमने पढ़ा है प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, और BEC जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, लोअर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसको अपन ने शेप और क्या बोलते हैं उसके वॉल्यूम के बेसिस पे डिफाइन कर दिया फटाफट से कि ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है। तो यार अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। अब अपन केमिकल क्लासिफिकेशन में आ गए। अब केमिकल क्लासिफिकेशन को फटाफट से कंप्लीट करते हैं और आज का लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि केमिकल क्लासिफिकेशन छोटा सा होने वाला है, ठीक है, उन लोगों के लिए बता दें इतना भी ऐसा छोटा नहीं है, ठीक है। हाँ बट ट्राई करेंगे कि इसको सही से कवर कर लें। देखो अब केमिकल क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो चीज़ों को 2 चीज़ में डिवाइड करना है, ठीक है। या तो तुम्हारा ये होगा वो प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है, या तो जो तुम डिवाइड कर रहे हो, है ना, वो या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर होगा वो मिक्सचर, ठीक है। तो हम लोग ये 2 चीज़ों पे डिफाइन करते हैं। क्या, एक होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मतलब सिर्फ उसी चीज़ से मिलके बना हुआ है ना। और जब मिक्सचर की बात कर रहे होते हैं तो मिक्सचर बेसिकली क्या होगा यार, वो 2 या 2 सी चीज़ से ज़्यादा मिला होगा, ठीक है। मिक्सचर कभी खाया तो है तुम लोगों ने, है ना, अलग अलग प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर करके एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग मिक्सचर कभी खाया हो तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, फली हुआ अलग से, ठीक है, वो गाठिया करके आता है वो अलग से होता होगा, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब ऐसा नहीं कि वो अगर सिंगल तुम निकालोगे तो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, तुम लोग उसको सिंगल निकाल भी जाके खरीद कर खा सकते हो, पर तुम लोगों ने सब चीज़ को मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर बेसिकली क्या होगा, प्योर सब्सटेंस को जब मैं मिक्स कर दूंगा किसी भी प्रपोर्शन में, याद रखना किसी भी प्रपोर्शन में जब मैं मिक्सचर को मिक्स कर दूंगा
सॉरी प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दूंगा तो वो बेसिकली क्या बना लेगा यार, वो बना लेगा अपना मिक्सचर। ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लूँ सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो। ठीक है, अभी बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गया था। हाँ ठीक तो दिख रहा है, चलो ओके कूल। हाँ तो अगर कुछ दिक्कत हो तो यार देख लेना। ठीक है, लेक्चर के बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, उसके चक्कर में आगे पीछे हो जाता है। चलो तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग बेसिकली अभी किस चीज़ में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में ये बोल रहे हैं कि एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक होता है तुम्हारा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब प्योरली किसी एक चीज़ से बना हुआ होगा। ठीक है, और अगर उसमें कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जैसे कि वो दो चीज़ें मिलकर बनाए लेकिन वो फिर कैसा फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर बनाए, तो वो सारी चीज़ें अलग होती है। फिर मिक्सचर की जब बात करते हैं तो मिक्सचर बेसिकली क्या होगा, प्योर सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में जब आपस में मिक्स हो रहे होंगे तो वहाँ पे अपन क्या बोल देंगे यार, मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है, अगर बाहर से तुम लोग को नॉइस या फिर कोई भी वॉल्यूम आ रही है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए देख लो, हाँ एक सेकेंड। हाँ चलो, तो यहाँ तक अपना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और फिर अपन देखेंगे मिक्सचर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के अंदर जब मैं डिवाइड करूँगा तो अगेन मेरे पास दो चीज़ें आएंगी, है ना। एक होता है एलिमेंट, ठीक है, दूसरा होता है कंपाउंड। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल कहाँ गया। ठीक है, बहुत बार लोगों को डाउट आता है ये मॉलिक्यूल कहाँ गया। तुमको एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर उस चीज़ में डाउट है तभी तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा कि मॉलिक्यूल कहाँ गया। ठीक है, अदरवाइज नहीं पूछोगे। अब मिक्सचर में भी अगेन दो तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, कौन कौन से तरीके के मिक्सचर होते हैं भैया, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखो ऐसा है कि क्लासिफिकेशन बताने के बाद मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा तो तुम लोगों को ज़्यादा आसान जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब टाइम तो है, ऐसे तो नहीं है कि टाइम नहीं है, पर अब तुम लोग एग्जाम आसपास होंगे ना, तभी तो हम लोगों ने ये वाला बैच चालू किया। इसके अंदर क्रैश कोर्स की तरह पढ़ेंगे। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा नहीं है कि अलग से डिटेल में एलिमेंट क्या होता है उसको लिख करके दिखा सकता हूँ, मैं तुमको कंपाउंड क्या होता है उसको अलग से लिख करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वही है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। भाई अगर किसी चीज़ को अगर क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं तो उसको ऑब्वियस सी बात है फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जैसे सॉलिड लिक्विड गैस अपन ने फटाफट से निपटाया, वैसे इन सब चीज़ों को निपटाएंगे। ठीक है, और अगर किसी को कुछ डाउट आता है कि किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आया, जैसे एलिमेंट क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, कंपाउंड क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, जो कि अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, होमोजेनियस क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, हेट्रोजेनियस क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी चीज़ तुमको ऐसा लगे कि जो हमको समझ नहीं आया तो क्या करोगे, या तो कमेंट कर दोगे या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर दोगे। चलो तो फिलहाल मैंने क्या बताया कि प्योर सब्सटेंस को मैंने किस में डिवाइड किया यार, एलिमेंट में डिवाइड किया, कंपाउंड में डिवाइड किया, मिक्सचर को मैंने दो चीज़ में डिवाइड किया, होमोजेनियस में और हेट्रोजेनियस में। अब यहाँ पे हर चीज़ को यहीं पे समझ के चलते हुए, ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट जो होता है वो बना होता है ना। अब देखो एलिमेंट का अगर डेफिनेशन देखोगे तो उसमें क्या लिखा होता है, एनी प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा, भाई वन काइंड ऑफ एटम्स तुमको मिलेगा, वन काइंड ऑफ एटम्स, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है ये पूछें कि यार ये एटम्स क्या होता है। एक सेकंड ना, तो अपन देख रहे थे कि केमिकल को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे थे। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने दो में क्लासीफाई किया, एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस जैसे कि मैंने तुम लोग को बता दिया, एक को बोलते हैं मिक्सचर, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, है ना, अगर प्योर सब्सटेंस के अंदर बात करें। और एलिमेंट को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बोल दिया कि इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। अब ये एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना, ये अपन थोड़ा बाद में बात करेंगे, आज ही के लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, पर इसको अभी जितने जल्दी होगा इतना ऐसा नहीं करना है कि एक ही साथ सारी चीज़ पढ़ लिया, है ना। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफाइन करूँगा बट थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले अपन फटाफट से इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जो होता, ठीक है, एलिमेंट वो सिर्फ एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है। अभी जो एटम है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, कोई एक एटम होगा, अरे तुम लोगों ने, है ना, बचपन में अगर ये दिख रहा है ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, दिख रहा है, चलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे तुम लोगों ने कभी हाइड्रोजन का एटम पढ़ा हो, है ना, तो हाइड्रोजन के एटम के बारे में तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने डिफरेंट एटम्स के स्ट्रक्चर बनाए होंगे क्लास 9th में। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरा होगा, उसमें डायग्राम बनाया होगा एटम का। तो अगर मैं इसके एटम की बात करूं तो ये ऐसा एटम होता है जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, 1p, एक प्रोटॉन बस भरा पड़ा है। ठीक है, तो अगर मुझे पता चले कि कोई एक एटम है जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है तो मैं सिंपल से उसको क्या बोलूँगा कि ये हाइड्रोजन का एटम है, और हाइड्रोजन का जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है याद रखना, वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि एक ही एटम होगा या दो एटम होगा, ठीक है। हालांकि जनरली अगर मान के चलोगे हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है तभी उसको बोलोगे एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, एटम का पर्टिकुलर नाम दे दिया है हम लोगों ने, है ना, और उन नामों को अपन ने क्या बोल दिया, एलिमेंट बोल दिया। तो इट इज़ मेड ऑफ क्या बोलते हैं, वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर तुम लोगों को पता हो तो हम लोगों को टोटल 140 एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, 114 एलिमेंट्स, जिसमें से है ना आई गेस 92 जो हमारा होता है वो नेचुरल अकरिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 92 आर नेचुरली ऑकरिंग। यानी कि जब अपन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट सबसे पहली बात, सिंपल बात है ना, एक ही काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब तक के पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को कितने 114 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा मिल चुके हैं। और अब हम लोगों के साथ ये बोल रहा है हाँ कि 92 एलिमेंट्स आज जो होते हैं हमारे वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है। ये 114 या 118 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो 118 है, पता नहीं, एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। डेटा को अलग अलग इसमें अलग अलग दिया रहता है, नए नए डेटा में क्या बोलते हैं, हर बार जब बुक चेंज होती है तो उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं, 2-3 एलिमेंट का ही चेंज होगा, ठीक है। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मिनिमम ये अपना कुछ क्राइटेरिया चल रहा है, ठीक है, एलिमेंट का, कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसमें क्या होगा यार, सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स होंगे। और इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन का एटम हो गया, ठीक है, एक नाइट्रोजन का एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम हो गया, या फिर सिमिलरली तुम कोई भी एलिमेंट लिखो, तुम 118 में से भाई कुछ भी लिख सकते हो, हीलियम लिख लिया, तुम लोगों ने क्या बोलते हैं आयरन लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, तुम्हारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, ATC एक्सेट्रा। यहाँ पे और भी आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होंगे, देखो बेसिकली हम लोग दो चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात करते हैं प्योर सब्सटेंस, एक बात करते हैं मिक्सचर। अब मैं इसको बात करूँगा तो एलिमेंट की डेफिनेशन में हमेशा जाएगा इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एलिमेंट, है ना, या फिर वन काइंड ऑफ एटम। अब बेसिकली है ना, जब कंपाउंड्स की बात आती है ना, तो कंपाउंड इज़ है ना मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। भाई अगर ऐसा लिख दिया जाए, है ना, अगर बहुत लोग क्या करते हैं 9th में ये कॉमन एरर होता है, ठीक है, एक तरीके का। एलिमेंट का तो डेफिनेशन समझ में आ गया, है ना। कंपाउंड का जब डेफिनेशन आता है क्लास 9th में, है ना, जब पहली बार पढ़ते हैं तो वो लोग लिखते हैं मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और छोड़ देते हैं। अब क्योंकि तुम लोग सीनियर क्लासेस में आ गए हो, यहाँ पे अगर तुम लोग को गलती पकड़ ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी भी नहीं पकड़ पाए हो तो यार ठीक है, सच में तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत वीक है। देखो मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स अगर मैं लिख देता हूँ, यानी एलिमेंट्स तो क्या हो गया भाई, प्योर सब्सटेंस हो गया, सही बात है ना। और अगर मैं प्योर सब्सटेंस को 2 या 2 से ज़्यादा में मिला दूँ तो भाई वो तो क्या बोलते हैं मिक्सचर में आ जाना चाहिए, लेकिन इसको तो हम लोग प्योर सब्सटेंस के अंदर रखे हैं। तो प्योर सब्सटेंस कैसे होता है मैं ये तुम लोग को बता दूँ, है ना। यहाँ पे देखो 2 और मोर एलिमेंट्स, है ना, मिक्स्ड, या फिर तुम लोग क्या बोल सकते हो, हाँ मिक्स्ड लिख लो यार, मिक्स्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझना, कि अगर मैं एक डेफिनेट कंपोजिशन को, है ना, डेफिनेट कंपोजिशन जैसे कि H2O बना रहा हूँ, तो उसमें मेरे को पता होना चाहिए कि मैं किस प्रोपोर्शन में वहाँ पे मिलाने वाला हूँ, ठीक है। कंपाउंड की जब बात करते हैं तो एक काम करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक है, ये अलग अलग है, देख लो, हाँ ये अलग है, यहाँ से अलग है। तो कंपाउंड्स की जब बात करता हूँ, ठीक है, तो वो 2 और मोर क्या बोलते हैं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जाकर के जुड़ेगा। अगर फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ा है तभी जाकर के उसको कंपाउंड बोलेंगे, अगर किसी भी प्रोपोर्शन में जुड़ेगा तो वो तो मिक्सचर बन गया ना, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड में ये डिफरेंस है ना, कि कंपाउंड जो है वो हमारा किस में जुड़ता है बेटा, फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ता है, और मिक्सचर जो जुड़ेगा वो एनी प्रोपोर्शन, भाई किसी भी प्रोपोर्शन में मिला लो। अजय प्रोपोर्शन जिस सबको लोगों को वर्ड नहीं समझ में आ रही होगी कि यानी रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, ठीक है, रेशियो की बात कर रहा हूँ। अब फिलहाल जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तुम लोग को, है ना, एक एग्जांपल तुम लोग को समझ में आ जाए, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, H2O का एक कंपाउंड होता है यार, ठीक है, बच्चे को पता है H2O एक कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है भाई, वाटर का कंपाउंड है, सही है ना। H2O क्या होता है, वाटर होता है। अब इसमें तुम लोग को एक बात पता होगी, है ना, कि जो वाटर होता है वो किस फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिला होता है, तो वो हमेशा 1:8 बाय मास केस में मिलता है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, तो ये मास में जाके जुड़ता है, ठीक है। अगर बाहर से कोई आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ये बना होता है 1:8 के प्रोपोर्शन में,
1:8 का मतलब अगर एक क्या बोलते हैं 1U क्या बोलते हैं हाइड्रोजन का मास है तो 8U तुम्हारा किसका मास रहेगा, ऑक्सीजन का मास रहेगा। इस तरीके से हम लोग का मिलकर बनाया होता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे ध्यान देते तो क्या बनता है, देखो ऑक्सीजन का होता है 16 AMU मास और हाइड्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा 2, तो उसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 1:8, यानी कि वो एक प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो हो गया। हमेशा 1:8 के मास में जब जाकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो वहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा जिसको अपन बोलेंगे वाटर, और जिसको अपन क्या बोलते हैं फॉर्मूला क्या लिखेंगे, H2O। तो कंपाउंड आई गेस तुम लोगों को क्लियर होगा कि जब भी 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिक्स होंगे लेकिन किसमें बेटा फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे, वो भी बाई मास, तब जाकर के अपन उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल दे दिया यार H2O, हाँ उसी तरीके से तुम लोग CO2 है ना, और भी हो सकते हैं, CO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ठीक है, NH4 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तुम अपने मन से जो चाहे वो लिख सकते हो, बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड ही कंपाउंड है, भर भर के कंपाउंड है। चलो अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं फटाफट से, है ना। अब ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा गैप कर दूँ क्या कुछ देर के लिए, है ना। ये जो हमने लिखा है एलिमेंट और कंपाउंड, है ना, इसको गैप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह गिर रहा है फालतू। तो ये वाला शायद तक तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। मैं फिर भी एक बार साइड हट जाता हूँ और तुम लोगों को मौका दे देता हूँ, है ना। चाहे तो इसको लिख कर लो, पॉज करके, है ना, नोट डाउन कर लो, फिर अपन वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। चलो तो एलिमेंट्स कंपाउंड्स आई गेस तुम लोगों को क्लियर है, सही है, ओके। चलो अब मैं ना चाहूँ तो कंपाउंड को भी देखो याद करना, कंपाउंड को भी जाकर के मैं आगे 2 में जाके डिवाइड कर सकता हूँ। एक को बोलूँगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को मैं बोल सकता हूँ यार ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगेन वही बात करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यार किस किस से मिला होगा, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलता है वो नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो मुझे नॉन लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं वो जनरली क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलेंगे जो हम लोग को कहाँ से मिल रहा है दोस्त, लिविंग बीइंग से मिल रहा है, ठीक है, लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अब उसके आगे की कहानी मैं भी फिलहाल लिखाना नहीं चाहता, ठीक है। एग्जांपल से अगर तुम बात करोगे इनऑर्गेनिक की, तो यार कितने सारे कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक के, है ना। बेसिकली सारे कंपाउंड्स किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं। और जो लाइफ वाले में देखते हो जैसे कि बहुत सारे हम लोग लाइफ से रिलेटेड है, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, है ना, वो कहाँ पे आ जाता है यार, ऑर्गेनिक में आ जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक की बात कर लो तो बहुत सारी चीज़ पढ़ी होगी तुम लोगों ने, ब्लू विट्रॉल का नाम सुना होगा, वाइट विट्रॉल का नाम सुना होगा। अच्छा एक काम करेंगे, एक दिन, है ना, एक दिन क्या मतलब किसी एक लेक्चर में, है ना, एक स्पेशल लेक्चर में सिर्फ इनऑर्गेनिक के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम पढ़ेंगे अपन दो, ठीक है। वो एक अलग तरीके का लेक्चर रहेगा। तो ये ऐसे टाइप के लेक्चर भी तुम लोग बताना, मुझे डालना चाहिए नहीं, ऑब्वियसली डालेंगे, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसी में कन्फ्यूजन रहता है, ब्लू विट्रॉल क्या होता है, वाइट विट्रॉल क्या होता है ना, पोटैश एलम क्या होता है, नॉर्मल एलम क्या होता है। तो ये सब चीज़ें को जो इनऑर्गेनिक नेम्स होते हैं इनके अपन कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, पूरा टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, नाम का एक लिस्ट बना लेंगे। तो वो सारी अपन चीज़ें आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स अपन बेसिकली किस में डिवाइड कर लिया यार, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर, सही है। अब हम लोग जब मिक्सचर की बात करते हैं, चलो फटाफट से मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो मिक्सचर के अंदर एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। चलो तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक होता है होमोजीनियस। होमो शब्द का क्या मतलब होता है यार, होमो शब्द का मुझे मतलब बता दो, और यहाँ पे हेट्रो शब्द का मतलब बता दो, ठीक है, बताओ। होमो शब्द का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, बस। हाँ अब कुछ लोग बोलेंगे देखो इंग्लिश लिखते लिखते हिंदी लिख जा रहे, कुछ नहीं होता ना, अपनी वाली इंग्लिश है, ठीक है, वही व्हाट्सएप वाली इंग्लिश, ठीक है। तो व्हाट्सएप वाली इंग्लिश में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यार होमोजीनियस मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर सेम फेस दिख रहा है, ठीक है, यानी कि फेस में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। अच्छा पहली बात तो तुम लोगों को फेस नहीं पता होगा, ठीक है, एक जगह फेस भी एक्सप्लेन कर देते हैं पहले, कहाँ पे करें, जगह ही नहीं है, ठीक है, करते हैं, ठीक है, फेस भी एक्सप्लेन करते हैं कहीं पे साइड में, मेरे को पता है दिख रही होगी जगह, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अभी, है ना। तो फेस बेसिकली क्या होता है, जो दो अलग अलग इसको लिक्विड्स है, सॉलिड है, या फिर इसको किसी को भी अलग अलग इसको क्या बोलते हैं, डिफर करता है, मतलब बाउंड्री क्रिएट करता है फेस, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ एक सॉलिड फेस है, एक लिक्विड फेस है, ठीक है। तो कैसे बताऊँगा मैं यार, अगर किसी एक जगह पर मैंने रखा है ठीक है, एक जगह पर मैंने रखा है, इधर की तरफ सॉलिड है, इधर की तरफ लिक्विड है, तो ये जो बीच में डिवाइड कर रहा है इसको फेस बोलेंगे। ये दोनों अलग अलग फेस हो गए, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, दो अलग अलग लिक्विड हैं, एक ऑयल है एक वाटर है, तो उन लोगों को जो डिफर कर रहा है, मतलब जो बीच में एक लाइन बनेगी उसको फेस बोल देंगे यार, फेस डिफरेंस हो गया, ठीक है। अगर फेस की ऐसे तुम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहते हो, ठीक है, तो एक फेस की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं,
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम लोग को फेस को अगर डिफाइन करना पड़े, देखो बेसिकली ये लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसको मैं इरेज कर दूँगा, ठीक है। हाँ, तो मैं जैसे फेस को डिफाइन करना चाहूँ तो फेस को लिखोगे यार एनी डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, एनी डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन ऑफ मास या फिर मैटर, एनी डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन ऑफ मैटर, ठीक है, ऑफ मैटर, है ना, दैट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द composition, आई गेस तुम लोग को हैंडराइटिंग समझ में आ जाएगी ना, एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका डेफिनेशन कहीं पे लिख लो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना, फेस की जब अपन बात कर रहे हैं, हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिक्विड है, ये एक लिक्विड है। अब लिक्विड की जब मैं बात कर रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर देखना, ठीक है, लिक्विड यहाँ पर भी लिक्विड है, 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 सेम तरीके का लिक्विड है, सेम तरीके की उसकी प्रॉपर्टीज़ है। याद रखना उसका कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से जहाँ तक यूनिफॉर्म है वहाँ तक का एक फेज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ ये वाटर था, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फेज़ 1, और यहाँ पे मैं एक डाल दूँ ऑयल, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या है बेटा, ऑयल, ये क्या था, वाटर। तो वाटर एक फेज़ होगी और ऑयल तुम्हारी एक फेज़ हो गई, है ना। इसको फेज़ 1 बोल लो, इसको फेज़ 2 बोल लो, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर देखो, है ना, पूरा वाटर भरा पड़ा है, तो वाटर कहाँ से कहाँ तक का सेम है, यूनिफॉर्म उसको कॉम्पोजिशन दिखा रहा है, ठीक है। अगर पूरी बात करें तो थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन जहाँ पे क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो वो एक फेज़ कहलाएगा। जैसे ही दूसरा कुछ और आ गया, यहाँ से देखो, इस पॉइंट से देखो, दूसरा फेज़ चालू हो गया, यानी कि अब यहाँ पे ऑयल के कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे ऑयल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑयल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑयल देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो मिक्सचर वो हो गया ना यार। मिक्सचर बेसिकली क्या कहलाता है, जहाँ पे मुझे फेज़ अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में क्या बात होता है, होमोजीनियस में मुझे एक फेज़ दिखाई दे रहा होगा और एक से ज़्यादा फेज़ मुझे किस में दिखाई देगा, हेटेरोजीनियस में। क्लियर है क्या, पक्का। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस है तो मुझे दिखाई देगा सेम फेज़, है ना, या फिर सेम फेज़ बोलो, या फिर वन फेज़, ठीक है। और हेटेरोजीनियस की बात करेंगे तो डिफरेंट फेजेस, जहाँ पे मैं फेज़ डिफरेंस कर सकता हूँ, फेज़ को अलग अलग बता सकता हूँ, वो सिंपली से क्या कहलाएगा, मेरा हेटेरोजीनियस कहलाएगा। और जहाँ पे मैं बोलूँगा सिंगल फेज़ है, उसको मैं बोल दूँगा होमोजीनियस। आई गेस ये वाला डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मतलब ऐसा टाइप का होगा, पढ़ा है सेम तरीके का, ठीक है, पर उसको समझा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को कि फेज़ डिफरेंस क्या होता है, फेज़ क्या होता है। तो बेसिकली अलग अलग फेज़ मिलेंगे तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। अगर सेम फेज़ मिल रहा है तो मुझे क्या होगा, या एक ही फेज़ मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, होमोजीनियस होगा, ठीक है। इसको और तरीके से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना करके। ये सारी चीज़ नोट हो गई यार, तो फिर अपन आगे बढ़ें, ठीक है। हो गई होगी आई गेस, चलो हम लिखते हैं, ठीक है। फेज़ वाला मैं हटाता हूँ और आगे बात करता हूँ। अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल गया, एक सेकेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, जो मेरे दिमाग से हट गई। हम लोगों ने एलिमेंट्स की बात कर ली, एलिमेंट्स को अपन ने क्लासीफाई नहीं किया। एलिमेंट्स देखो 3 तरीके से क्लासीफाई है, आगे भी, है ना। एक होता है यार तुम्हारा मेटल्स, एक होता है तुम्हारा मेटलॉइड्स, एक सेकेंड, मेटल्स, ठीक है, ओके, मेटलॉइड्स, एंड अगेन यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा नॉन मेटल। अब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, आई होप सो तुम लोग जान रहे होगे, और नहीं जान रहे होगे तो अपन आगे आगे लेक्चर उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेटल्स बेसिकली अलग प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे होते हैं, नॉन मेटल्स अलग प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे होते हैं, मेटलॉइड्स जो होते हैं अलग प्रॉपर्टीज़, उन दोनों के बीच वाली प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों को बहुत सारी पता होगे, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन होता है उसमें, ठीक है। मेटल्स जनरली क्या बोलते हैं, शाइनी सरफेस दिखाते हैं,
ठीक है। मेटल्स क्या बोलते हैं, सोनोरस होते हैं, लश्चर होता है उनके अंदर। तो ऐसी सारी चीज़ें किसकी, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई। उनका जस्ट अपोजिट किसका प्रॉपर्टीज़ होता है, नॉन मेटल्स का, और उनकी बीच वाली कोई प्रॉपर्टीज दिखा रहे तो वो मेटलाइट्स का। हालांकि मेटल्स नॉन मेटल्स अगर तुम लोग क्या बोलते हैं क्लास 10 के चैप्टर में पढ़े होगे तो तुम लोग को वहाँ पे आइडिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली कंपाउंड्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बता रहा था होमोजेनियस मिक्सचर। अब जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक मैं कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा इस तरीके से पानी है और इस पानी के अंदर मैंने शुगर डाल दिया, है ना। क्या डाल दिया यार, शुगर डाल दिया। अब ये याद रखना कि जब मैं इसको घोलूँगा, ठीक है, अभी फ़िलहाल अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं स्टार्टिंग में डालता हूँ शुगर को तो वहाँ पे वो होमोजीनियस नहीं कहला रहा, पर जब मैं इसको शुगर को घोल दूँगा तो यार ये देखो, ये जो बेसिकली जो जगह होती है ना, इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, वहाँ पर जाके ये शुगर के पार्टिकल्स जाकर चुप हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे जाकर के बैठ जाएंगे। और जब वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे तो इस पूरे के पानी की जब अपन फेस देखेंगे तो वापस से वो पानी जैसा दिखेगा, ये पूरा घुल जाता है, ठीक है। और जब ये घुल जाएगा इस तरीके से तो ये हम लोग जब भी बात करेंगे यार हमको यूनिफॉर्म स्पेस दिखेगा, ठीक है। अपन को अगर यहाँ पे बात करेंगे तो सेम यानी कि यूनिफॉर्म दिखेगा हर तरीके से। इसकी जब चेक करने जाएंगे तो हमको यहाँ पे भी मीठा वाला पानी मिल रहा है, नीचे की तरफ भी मीठा वाला पानी मिल रहा है, ऊपर से भी देखो नीचे से देखो, तुमको एक ही चीज़ मिलेगा। अगर मैंने शक्कर वाला डाला है तो भाई ऑब्वियसली पानी कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और ऊपर वाले पानी को पी लो चाहे नीचे वाले पानी को पी लो, तुमको हमेशा क्या होगा, स्वाद कैसा आने वाला है, मीठा आने वाला है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर में हम लोग का जो सोल्यूशन क्रिएट हुआ है, जो भी हम लोग का मिक्सचर क्रिएट हुआ है वो कैसा है, अगर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंपोजिशन, मतलब थ्रू आउट तुम सोल्यूशन जो बनाए हो उसमें हर चीज़ का यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, कंपोजिशन अगर तुम्हारा यूनिफॉर्म दिखा रहा है तो उसको क्या बोलोगे यार, उसको बोलोगे सिंपली से वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। इसके एग्जांपल में जब यहाँ पे मतलब इसे तुम डिवाइड करके नीचे लिखोगे तो इसके अंदर क्या आता है, सॉल्यूशंस आता है, ठीक है। वहीं पे जब मैं हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ तो दो तरीके के आएंगे, ठीक है। अभी अपन ने थोड़ा सा डायग्राम से मतलब कचरा टाइप का बना दिया पर चल जाएगा, है ना। ये लो हमने बना दिया पानी, तो क्या बना दिया भाई, पानी। अब देखो एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन बेसिकली ऐसा होगा जिसमें अपना साइज़ जो है इसका जो हम लोग सोल्यूट डाल रहे हैं उसका साइज़, ठीक है। अभी इसके बारे में अपन एक चैप्टर होता है सोल्यूशन, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें अपन लिक्विड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो वहाँ पे तुम लोगों को पता होगा सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है ना। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी भी बताई जा सकती है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स पढ़ने के बाद अपन धीरे धीरे से चैप्टर में आगे जाएंगे, हर एक ही चीज़ को कवर करेंगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है ना। सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है ना, मिक्सचर क्या होता है, क्या बोलते हैं तुम्हारा जो भी चीज़ है अभी तक का, ठीक है, सबको कवर करेंगे। हर एक ही चीज़ को, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, उसकी टेंशन तुमको नहीं लेंगे, ठीक है। वो मैं पढ़ाऊँगा, मेरे को पता है, ठीक है। मेरे पर भरोसा रखो। आज जो अपन कर रहे थे बेसिकली हम लोग का टारगेट ये था कि हमको मैटर पढ़ना था कि मैटर क्या होता है और मैटर का क्लासिफिकेशन देखना था। हमने मैटर पढ़ लिया है, मैटर का क्लासिफिकेशन अभी देख रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिए, हर एक टर्म्स को एक साथ क्या बोलते हैं समझाना थोड़ा सा अलग है ना। मतलब भाई देखो केमिस्ट्री ना एक स्टोरी की तरह है, उस स्टोरी को फॉलो करते चलो तुमको सारे कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर रहे थे, हाँ तो यहाँ पे मैं बोल रहा था, इसको बोल रहे थे सोल्यूशन सर, ठीक है, जो कि हमारा होमोजेनियस होता है ना। यहाँ पे आ जाएगा कोलाइडल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, तुम लोग क्या हो गया अब 12+ वाले में क्लास में आ गए, और अगर 12+ वाले क्लास में हो तो तुम लोग क्या करोगे, अब थोड़े बड़े हो जैसे पढ़ोगे, है ना। तो कुछ चीज़ों को अपन छोड़ के भी चलेंगे तो तुम लोग को समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पे क्या होता है, हाँ। और फिलहाल ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आगे आके फिर ये सारी चीज़ें फिर से डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे समझ लेंगे, है ना। सॉल्यूशंस क्या होता है, कोलाइडल्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, हाँ। फिर भी मैं वर्बली तुम लोगों को बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है, तुम लोग कैच कर लोगे। देखो इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इस कारण से क्या होता है इंटर पार्टिकल स्पेस में जाकर के बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, और इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, जब तुम फेस चेक करोगे तो वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म दिखाई देगा, करेक्ट है, वही बात है। अब जब मैं हेट्रोजीनियस में बात करूँगा तो मुझे अलग अलग फेस दिखाई देंगे, मैंने बताया क्या बस, जब मुझे एक से ज़्यादा फेस दिखाई देगा, अलग अलग डिफरेंट फेस दिखाई देगा तो वहाँ पे मैं हेट्रोजीनियस बोल दूंगा। अब सिंपल सी बात है कि ऐसा कुछ हो गया होगा कि इंटर पार्टिकल स्पेस के अंदर जाकर के सेटल नहीं हो सकता, यानी कि जो सॉल्यूट हम लोग मिला रहे हैं उसका साइज़ बढ़ते जा रहा है। तो एक होता है भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बिल्कुल आकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ये आ गया और यहाँ पे पूरा सेटल डाउन हो गया, हो सकता है तुम्हारा कुछ सेटल हो गया हो, लेकिन कुछ होगा जो बिल्कुल बीच में ऐसा उड़ रहा होगा, और अगर बीच में उड़ रहा है तो उसको बोल देंगे कोलाइडल, और पूरा के तरीके से सेटल डाउन हो गया तो फिर उसको क्या बोल देंगे यार, क्या बोल देंगे, सस्पेंशन, ठीक है। तो यही हम लोग का ऐसा ओवरव्यू था फिलहाल कि तुम लोग को जो एक्सप्लेन करना था, ठीक है। अपनी क्लास को भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, मतलब एंड कर रहे हैं, मतलब हम लोग का केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया और फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो आगे की बातें हैं
ठीक है। आगे की डिटेल्स वाली बातें वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास की पेसिंग मैंने स्लो रखी है, हाँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि किस टाइप से और चाहिए, है ना, कि हम लोग फास्ट अप करके बिल्कुल उस सिलेबस में आ जाए जो इसको अपन क्या बोलते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, जो हम लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उस वाले सिलेबस में आ जाए जहाँ से IIT जैम के क्वेश्चंस बनेंगे। या फिर हम लोग सीधा बेसिक से चालू करें और उस लेवल तक पहुँचे जहाँ पे IIT जैम के क्वेश्चन अपने से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जैसे तुम लोग बताओगे उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। अपन इसको बहुत फटाफट भी कवर कर सकते हैं, आराम से भी कवर कर सकते हैं। और अगर कवर करना है बोलोगे, जैसे कि पूरी केमिस्ट्री कवर कर देते हैं, ऐसे कवर करते हैं कि बिल्कुल अगर कोई 9th का स्टूडेंट देख रहा है, ठीक है, इस वीडियो को, और कोई कॉलेज का स्टूडेंट देख रहा है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। मतलब वो वहाँ से लेकर के वहाँ तक का पूरा स्टोरी कवर कर देते हैं। तो ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग बताओ यार किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। वैसे एक प्लान तो है मेरा कि ऐसा लगा मैं कोर्स अभी लॉन्च करूँगा, अभी नहीं फ़िलहाल, अभी तो फ़िलहाल इस सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो कोई मतलब नहीं है, मे बी, हाँ ना, जनवरी-फरवरी के बाद में, हाँ ना, एक बार अपन लॉन्च करेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है ना, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, तो इन लोगों को ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से, मतलब जो क्लास 9 से पढ़ाया जाता है वहाँ से शुरू करते हुए पूरा एडवांस तक जाएंगे और हर एक लेक्चर में हर एक चीज़ को कवर करते जाएंगे। मतलब तुम समझ लो हर ग्रेड की सारी क्लासेस के कवर हो जाएंगे उसी में, ठीक है। तो वहाँ से मतलब एक कंप्लीट पूरा केमिस्ट्री को एक इसमें डाल दिया, ऐसा टाइप का। तो देखते हैं, है ना, प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओ फटाफट से कि आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। आई होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर देखोगे वहाँ पे अपन इसको समराइज़ कर देंगे वापस से। और एक और बात, अगर कोई डाउट आया होगा, कुछ भी आया हो, तो तुम लोग मुझे टेलीग्राम पे फटाफट से मैसेज कर देना, ठीक है। और जो भी फीडबैक होगा तुम लोगों को वीडियो से रिलेटेड कि क्या चीज़ को चेंज करना चाहिए, क्या चीज़ को नहीं करना चाहिए, वो भी तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। और कहीं पर भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो यार फट से बताओ, ठीक है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी तब तो उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पर अगर वीडियो देख रहे हो, खाली देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो साथ में, मतलब नोट्स नहीं बना रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो यार नोट्स साथ में बनाते चलो, ठीक है। बाकी अपन भी प्रोवाइड करेंगे नोट्स। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, सी।